नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास 9 जुलाई की रात पार्ट 3। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। उसने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। क्या हुक्म है गुरुजी? अर्जुन बोला। तुमने एक लड़की को टटोलना है, सुनील बोला। वाह, अर्जुन चहक कर बोला। आज तो तबीयत खुश कर दी आपने। मैंने एक लड़की को टटोलना है और इस काम की मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। शट अप, सुनील टपट कर बोला। यस सर, अर्जुन तत्पर स्वर में बोला। सुनील ने उसे कांता का नाम और पता बताया और बोला, अखबार में उस चाकू की तस्वीर छपी है जिससे रजनी की हत्या हुई है। वैसे ही एक चाकू कांता के पास भी है। वह चाकू वह पुलिस को भी दिखा चुकी है, लेकिन उस चाकू के बारे में सवाल करने के लिए पुलिस उसके पास दोबारा पहुंचेगी। हो सकता है वह अभी तक वहां पहुंच भी चुकी हो। तुमने पुलिस से उलझे बिना कांता से यह मालूम करना है कि उस चाकू के बारे में उसकी पुलिस से क्या बात हुई है और अब वह चाकू कहाँ है जो सुबह उसने पुलिस को दिखाया था। ओके, काम होशियारी से करना अर्जुन। लड़कियों से ताल्लुक रखते हुए सारे काम मैं होशियारी से ही करता हूँ गुरुजी। आखिर आपका शागिर्द हूँ। सुनील ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन फौरन वहां से उठकर चला गया। उसी शाम को सुनील फिर प्रभुदयाल के पास पहुंच गया। कांता से चाकू के बारे में तुमने दोबारा पूछताछ करवाई थी? सुनील ने पूछा। वह तो करवानी ही थी, प्रभुदयाल बोला। तुम्हें मालूम ही था। सब इंस्पेक्टर बंसल ने उसे रजनी की लाश की शिनाख्त के लिए लिवाने ले जाना था। उसी ने उसमें चाकू के बारे में दोबारा पूछताछ की थी। चाकू उसके पास नहीं था। वह तो हो सकता ही नहीं था, लेकिन वह कहती क्या थी? वह कह रही थी कि उसने चाकू नदी में फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि वह एक फसादी चाकू था जो उसे बखेड़े में फंसा सकता था। क्या कहने? लेकिन तुम तो जानते हो कि वास्तव में वह चाकू उसने महंत को दिया था और महंत उसे यहाँ तुम्हारे पास छोड़ गया था। उस चाकू पर मौजूद तुम्हारी उंगलियों के निशान ही यह साबित करने के लिए काफी थे कि महंत जो चाकू तुम्हारे पास लाया था वह वही था जो तुमने कांता के फ्लैट में उसकी किचन के शेल्फ पर से उठाया था। वह तो हुआ, लेकिन चाकू का यह गोरख धंधा है क्या? गोरख धंधा कुछ नहीं है। साफ मालूम हो रहा है कि जिस चाकू से रजनी की हत्या हुई है वह कांता का था, लेकिन हत्या में उसके चाकू का इस्तेमाल शायद उसकी अनुमति से नहीं हुआ था। उसने इस बात की दुहाई दी होगी कि वह चाकू उसे फंसवा सकता था। परिणाम स्वरूप महंत ने वैसा ही एक चाकू उसे मुहैया कर देने का फैसला किया होगा। उसी ने महंत को बताया होगा कि वह चाकू इकबालपुर के लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर के अलावा और कहीं नहीं मिलता था। महंत उसे लेकर इकबालपुर गया। वहां दुर्भाग्यवश उसे सिर्फ एक चाकू उपलब्ध हो सका और उसे भी महंत को खरीदते हुए मैंने देख लिया। अब महंत के पास चाकू तो था एक, लेकिन जरूरत थी उसे दो की। एक कांता के लिए, ताकि वह यह दावा कर सके कि उसके चाकू से रजनी की हत्या नहीं हुई थी, अर्थात उसका चाकू उसके पास था। और दूसरा खुद महंत के लिए, ताकि उसे पुलिस को पेश करके वह यह साबित कर सके कि उसने कांता को कोई चाकू नहीं दिया था। आज सुबह कांता ने वह चाकू तुम्हें उस किचन में से बरामद तो कर लेने दिया, उसे तुम्हें वहां से ले जाने नहीं दिया। फिर हमारे वहां से चले आने के बाद महंत वहां पहुंचा। उसने वही चाकू फिर डिब्बे में बंद किया और पुलिस हेडक्वार्टर पर आकर वह तुम्हें भेंट कर दिया। लेकिन उस पर बने तुम्हारी उंगलियों के निशानों ने उसकी शरारत की पोल खोल दी। हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन उसके खिलाफ हम कुछ साबित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि जो चाकू वह तुम्हारे लिए लाया था उसे तुमने छुआ तक नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर से तुम्हारी उंगलियों के निशान बरामद थे। लेकिन वे निशान हमने उसके सामने बरामद नहीं किए थे। वह सारे किस्से को पुलिस द्वारा उसे खामखा फंसाने की एक चाल की संज्ञा दे सकता है। तुम्हारे मन में क्या था? अगर तुम मुझे उसके सामने बताते तो उस चाकू पर से उंगलियों के निशान मैं उसके सामने उठवाता। उस वक्त मुझे गारंटी थोड़ी ही थी कि वह कांता वाला चाकू तुम्हें पेश कर रहा था। तुम उसके सामने चाकू चेक करवाते
और उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान न निकलते तो तुम्हारी बड़ी किरकिरी होती। तुम ठीक कह रहे हो, प्रभुदयाल को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इन तमाम बातों से एक बात तो जरूर साबित होती है कि महंत को जरूर मालूम होगा कि रजनी की हत्या किसने की है। रजनी ने अपने चाकू के लिए महंत से तकाजा किया। इसका मतलब है कि महंत को मालूम है कि वह चाकू किसके अधिकार में था। करेक्ट। लेकिन इनमें से कोई बात मानेगा तो वह हरगिज नहीं। वह तो अपने इसी दावे से टस से मस नहीं होगा कि जो चाकू वह इकबालपुर से लाया था उसने वही सीधे तुम्हारे पास आकर तुम्हें सौंपा था। कत्ल के बाद कांता तुम्हें चाकू दिखा ही चुकी है, इसलिए वह भी यही दावा करेगी कि कत्ल उसके चाकू से नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन शरीफ और संभ्रांत अपराधियों से निपटना बड़ा कठिन होता है। यही हरकतें अगर किन्हीं पेशेवर अपराधियों ने की होती तो मैंने अभी पकड़ मंगवाया होता। 2-4 करारे हाथ पड़ने की देर होती कि वे साले खुद अपना राग अलाप रहे होते। जबकि महंत से तुम जरा ऊंचा भी बोले थे तो वे हत्ते से उखड़ गया था। और नहीं तो क्या। कुछ मालूम हुआ कि रजनी की मौत के समय 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में शामिल लोग कहाँ थे? सुनील ने पूछा। लिस्ट बड़ी लंबी है, प्रभुदयाल बोला, चेक की जा रही है। लेकिन जिन 2 आदमियों का तुमने खास तौर से नाम लिया है उनके बारे में पता लगा है क्या? गौतम सान्याल तो अपने घर पर सोया पड़ा था। वह यह साबित कर सकता है? नहीं, वह अकेला रहता है और रात को उसके पास कोई नहीं था। आई सी। और काली मजूमदार हत्या के समय राजनगर में था ही नहीं, वह यहाँ से बहुत दूर विशालगढ़ में था और इस बात को वह बखूबी साबित कर सकता है। कैसे? वह वीरवार आधी रात के करीब विशालगढ़ में हुए एक मोटर एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह है। एक्सीडेंट महाराजा होटल के समीप हुआ था जिसमें कि वह ठहरा हुआ था। वह वहां से वापस लौट रहा था तो उसकी आंखों के सामने वह एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट एक ट्रक और एक कार में हुआ था और उसमें सारी गलती ट्रक वाले की बताई जाती है। मुझे कार वाले के वकील से मालूम हुआ है कि काली मजूमदार ने कार वाले की तरफ से ट्रक वाले पर ठोके गए हर्जाने के दावे में विशालगढ़ जाकर उसके गवाह के तौर पर अदालत में भी पेश होना है। हकीकतन ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ भी था? हुआ था भाई। मैंने खुद विशालगढ़ पुलिस को फोन करके उनसे इस बारे में पूछा था। यार्ड के बारे में कुछ पता लगा? अभी लिस्ट में दर्ज सब लोगों से हम इस बारे में नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन जिन लोगों से हम पूछताछ कर चुके हैं उनमें से 2 के पास यार्ड है। एक फिल्म आदर्श कुमार के पास और दूसरा काली मजूमदार के पास। उन दोनों में से कोई रजनी को जानता था? वे दोनों ही जानते थे, लेकिन दोनों का ही कहना है कि उनकी रजनी से कोई घनिष्ठता नहीं थी। उन्हें यह मालूम था कि रजनी 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में थी। काली मजूमदार को तो मालूम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि वह पार्टी में शामिल हुआ ही नहीं था। आदर्श कुमार कहता है कि रजनी अगर उस रात की पार्टी में थी तो कम से कम उसने उसे नहीं देखा था। कोई और बात? नहीं। सहयोग के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। धन्यवाद के साथ हैरानी नहीं जाहिर करोगे सहयोग पर? सुनील हंसा। ब्लास की अभी तक भी जबरन अपने कब्जे में मौजूद एम्बेसडर पर सवार होकर वह नेपिनियन हिल पहुंचा। अभी वह रास्ते में ही था जबकि हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी और तेज बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे थे। 25 नंबर कोठी के सामने पहुंचकर वह कार से निकला। उसने जल्दी से आगे जाकर कंपाउंड का फाटक खोला। वह वापस कार में आ बैठा और उसे ड्राइव करके पोर्टिको में ले आया। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वापसी में अगर बारिश तेज हो जाए तो उसे बाहर सड़क तक भीगते हुए न आना पड़े। उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा रचना ने खोला। सुनील को देखकर वह सकपकाई। तुम? वह बोली। नमस्ते। सुनील मधुर स्वर में बोला। क्या मैं 1 मिनट भीतर आ सकता हूँ? आइए, रचना बोली। दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। चौधरी साहब क्या घर पर नहीं है? सुनील ने पूछा। वे स्टूडियो गए हुए हैं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण शूटिंग थी, वह बोली। रजनी को संभालने की जिम्मेदारी से मुक्त होते ही
शूटिंग में व्यस्त हो गए चौधरी साहब। आज कैसे तशरीफ लाए जनाब? इसी उम्मीद में कि शायद आपसे रजनी के बारे में कुछ और जानकारी हासिल हो सके। मुझसे? जी हाँ, चौधरी साहब तो मुझसे बात करके राजी नहीं थे, उल्टे वे तो आपको भी रोक रहे थे मुझसे खुलकर बात करने से। रजनी के बारे में बताने को और कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, और साहब आप तो बड़े खतरनाक आदमी निकले। खतरनाक आदमी? और नहीं तो क्या, अच्छी कहानी घड़ी आपने कि वीरवार रात को यहाँ कोई बाहरी आदमी आया था। और तो और आपने तो यह बेबुनियाद बात अपने अखबार में भी छपवा दी। खामखा हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी आपने। मुश्किल? और नहीं तो क्या, आपकी उस बात की वजह से ही तो उस सीधी सीधी आत्महत्या के केस में पुलिस को हत्या की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। लेकिन मैंने अपने कानों से उस रात किसी के भारी कदमों की आहट सुनी थी। जरूर आपके कान बज रहे होंगे। और मैंने उस दरवाजे की चौखट में किसी को खड़े भी देखा था। देखा था तो उठकर पकड़ क्यों नहीं लिया था उसे? वह फौरन ही चौखट पर से गायब हो गया था और मैंने समझा था कि मुझे सपना आ रहा था। सपना ही आ रहा था आपको? हो सकता है। जब आप मानते हैं कि हो सकता है तो इसे अपने अखबार में भी छापिए ताकि पुलिस हत्या का वह राग अलापना बंद करे जो वह केवल आपके उस बेबुनियाद बयान की वजह से अलाप रही है। आपको पूरा विश्वास है कि रजनी ने आत्महत्या की थी? हाँ, लेकिन लाश देखने के तुरंत बाद तो आपने ऐसा नहीं कहा था। तब तो जब मैंने इसे हत्या का मामला बताया था तो आपने मेरी बात का विरोध तक नहीं किया था। तब मैं घबराई हुई थी। लेकिन जब आपके पति ने आकर कहा कि रजनी ने आत्महत्या कर ली थी, आपकी घबराहट दूर हो गई थी। हाँ, रजनी को गोली कैसे लगी थी? उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आपको कैसे मालूम है? मुझे खुद रजनी ने बताया था। मुमकिन है किसी ने उसे मजबूर किया हो कि गोली के बारे में पूछे जाने पर वह ऐसा ही कहे। ऐसा कैसे हो सकता है? बैरिस्टर महंत का क्लाइंट कौन है? हमें नहीं मालूम। हम तो... तभी टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रचना उठकर टेलीफोन सुनने चली गई। सुनील गंभीर मुद्रा बनाए अपने स्थान पर बैठा रहा। कोई 5 मिनट बाद रचना वापस लौटी। मेरे हस्बैंड का फोन था, वह बोली। उनकी एक स्क्रिप्ट के कुछ कागजात यहीं रह गए हैं जिनकी उन्हें स्टूडियो में ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मैं वे कागजात फौरन स्टूडियो में उनके पास पहुंचाऊं। उन्हें हामी भरने के बाद मैंने टैक्सी स्टैंड पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वहाँ कोई टैक्सी ही नहीं है। बाहर बड़ी तेज बारिश होने लगी है। समझ में नहीं आता, ऐसी हालत में अब मैं स्टूडियो कैसे जाऊं? आपको गाड़ी चलानी आती है? सुनील ने पूछा। हाँ, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। लेकिन आप... मैं यहीं बैठा रहता हूँ बशर्ते आपको मेरी यहाँ मौजूदगी से ऐतराज ना हो। ऐतराज कैसा? मुझे तो खुशी होगी। जिसकी यह कोठी है उसका हमें यह भी निर्देश है कि इसे हम कभी खाली ना छोड़े। दरअसल पिछले दिनों इस इलाके की कुछ खाली कोठियों में बहुत चोरियां हुई हैं। आप कितनी देर में लौट आएंगी? पौना घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है। सुनील ने कार की चाबियां उसके सामने रख दी। आपको बोर होना पड़ेगा। आप कतई चिंता मत कीजिए, मैं बोर नहीं होऊंगा। आप ड्रिंक करते हैं? क्यों पूछा? उस रेडियोग्राम के नीचे वाली कैबिनेट में हर प्रकार की ड्रिंक्स मौजूद हैं। शुक्रिया, मैं ज़रूरत समझूंगा तो ले लूंगा। रचना फिर पिछवाड़े में कहीं चली गई। थोड़ी देर बाद वह बगल में एक फाइल दबाए वापस लौटी। उसने खेदपूर्ण मुस्कुराहट सुनील पर डाली और फिर तेजी से वहां से बाहर निकल गई। तुरंत बाद कार के वहां से रवाना होने की आवाज़ आई। सुनील अपने स्थान से उठा। उसने आगे बढ़कर एक पर्दा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांका। बाहर बारिश बस सतूर हो रही थी, लेकिन अब वह कोई खास तेज नहीं थी। उसने पर्दा यथास्थान सरका दिया और पिछले दरवाजे से बाहर निकला। सीढ़ियों के रास्ते वह ऊपर पहुंचा। उसने उस बेडरूम का दरवाजा खोला जिसमें उसने रजनी को लेटे देखा था। वह सावधानी से भीतर दाखिल हुआ। दीवार टटोलकर उसने बिजली का स्विच तलाश किया और उसे ऑन कर दिया। कमरे में प्रकाश फैल गया।
उसने बड़ी सावधानी से वहां के हर स्थान को टटोलना आरंभ किया। यह देखकर उसे बड़ी निराशा हुई कि कमरा एकदम खाली था। रजनी के कपड़ों वाला अटैची केस अगर पहले कभी वहां था तो या तो उसे पुलिस ले गई थी या फिर चौधरी दंपत्ति द्वारा वह कहीं और रख दिया गया था। बहाने से पीछे की कोठी में टिक जाने का उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उल्टे अब उसे रचना की वापसी के इंतजार में बोर होना पड़ना था। वह खिड़की के पास पहुंचा। उसने पर्दा हटाकर बाहर झांका। बारिश अब बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। वह पर्दा छोड़कर खिड़की के पास से हटने ही वाला था कि एकाएक उसे कोठी के कंपाउंड के फाटक के पास एक साया दिखाई दिया। कंपाउंड में अंधेरा था। भारी पर्दों की वजह से भीतर जलती बत्तियों का प्रकाश बाहर नहीं पहुंच रहा था। फाटक के भीतर कदम रखने के बाद साया ठिठका। सुनील ने कमरे की बत्ती बुझा दी और पूर्वता पर्दे की ओट से बाहर झांकने लगा। कौन था वह आदमी? तभी बाहर जमीन पर रोशनी का एक गोल दायरा चमका। उसके प्रतिबिंब से सुनील को आभास मिला कि वह आदमी बरसाती और वाटरप्रूफ हैट पहने था। फिर वह आदमी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और रोशनी का दायरा उसके साथ साथ राहदारी पर दाएं बाएं सरकने लगा। सुनील को यह समझते देर नहीं लगी कि वह टॉर्च की रोशनी में कंपाउंड में कुछ तलाश कर रहा था। धीरे धीरे वह साया कोठी के मुख्य द्वार के करीब होता जा रहा था। फिर जब वह पोर्टिको में दाखिल हुआ तो वह सुनील को दिखना बंद हो गया। सुनील खिड़की के पास से हट गया। वह कमरे से बाहर निकला। अपने पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया और दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगा। कौन था वह आदमी? वह सोचने लगा, क्या कोई चोर? अगर वह चोर था तो वह भीतर कैसे दाखिल हो सकता था? लेकिन अगर वह चोर था और भीतर दाखिल होने का इरादा रखता था तो निश्चय ही कोठी को खाली समझ रहा था। भीतर सुनील से आमना सामना हो जाने पर वह सुनील पर आक्रमण कर सकता था। नीचे आकर सुनील वापस ड्राइंग रूम में दाखिल नहीं हुआ। वह गलियारे में ठिठक कर खड़ा हो गया और दरवाजे की ओट में से भीतर झांकने लगा। तभी स्तब्ध वातावरण में दरवाजे के ताले के छेद में चाबी घूमने की आवाज उसे साफ सुनाई दी। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुला। फिर बरसाती और हैट से ढका वह साया ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सुनील बुद्ध की तरह अपने स्थान पर खड़ा रहा। उस आदमी ने अपने सिर से हैट उतारकर दरवाजे के पास ही पड़ी मेज पर रख दिया, लेकिन हैट उतारते समय उसने अपनी पीठ फेर ली थी, इसलिए सुनील उसकी सूरत नहीं देख सका। फिर उसने बरसाती भी उतार कर मेज पर डाल दी। वह वापस घूमा। सुनील ने उसे फौरन पहचान लिया। वह काली मजूमदार था। वह लंबे डग भरता हुआ ड्रिंक वाली कैबिनेट की ओर बढ़ा। कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास, सोडा, साइफन और विस्की की एक बोतल निकाली और फिर अपने लिए ड्रिंक तैयार करने लगा। एक बात निश्चित थी, काली मजूमदार को उस कोठी की पूरी वाकिफियत थी। वह भीतर घुसा भी चाबी लगाकर ताला खोलकर था। यह भी निश्चित था कि उसकी निगाह में कोठी में कोई नहीं था, अन्यथा उसने कॉल बेल बजाई होती। सुनील ने धीरे से ड्राइंग रूम में कदम रखा और सहज भाव से बोला, हेलो। काली मजूमदार बुरी तरह चौंका। विस्की का गिलास उसके हाथ से निकलकर छनाक की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। वह घूमा। सुनील की उससे निगाहें मिली। तुम? उसके मुंह से निकला। नमस्ते डायरेक्टर साहब। सुनील आगे बढ़ता हुआ बोला, तुम यह कोठी के भीतर? वह खामोश हो गया। उसके चेहरे पर वितृष्णा के भाव प्रकट हुए। सुनील उसके समीप जा खड़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम भीतर मौजूद थे, वह बोला। जाहिर है, सुनील शुष्क स्वर में बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रचना के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। वह मेरी कार लेकर गई है। स्टूडियो वह तुम्हारी कार ले गई है? हाँ। आपको मालूम है वह स्टूडियो गई है? हाँ, चौधरी ने उसे मेरे सामने ही फोन किया था, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि मौसम का बुरा हाल था, उसे यहाँ पहुँचने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही जाकर स्क्रिप्ट के पीछे छूट गए कागजात ले आता हूँ। रवाना होने से पहले मैंने फोन करके रचना को कहने की कोशिश भी की थी कि वह यहाँ न आए,
लेकिन फोन पर बात ना हो सकी। आपके पास इस कोठी की चाबी है? क्यों नहीं होगी भाई, यह कोठी मेरी है। ओह, आई सी, आई सी। तुम यहाँ कैसे? चौधरी से मिलने आया था। किस लिए? उसका इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत इंटरव्यू लेते हो तुम। और मेरा काम क्या है? मजूमदार उदासीन भाव से मुस्कुराया। उसने कैबिनेट में से 2 नए गिलास निकाले और 2 जाम तैयार किए। उसने एक गिलास सुनील को थमाया और बोला, चीयर्स। चीयर्स, सुनील बोला। तुमने तो जरूर मुझे कोई चोर समझ लिया होगा। हाँ, खास तौर से इसलिए क्योंकि रचना बताकर गई थी कि इस इलाके में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने मुझे यहाँ पहुंचते देखा था? हाँ, आपके फाटक से भीतर कदम रखते ही मेरी निगाह आप पर पड़ी थी। मजूमदार के नेत्र सिकुड़ गए। उसने विस्की का एक घूंट पिया। कंपाउंड में आप तलाश क्या कर रहे थे? मैं कुछ तलाश कर रहा था। क्या ऐसा नहीं था? अरे नहीं भाई, मुझे ऐसा लगा था कि टॉर्च की रोशनी में आप बाहर कंपाउंड में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। टॉर्च की रोशनी में? हाँ, मजूमदार ठठाकर हंसा। अरे, टॉर्च तो मैंने रास्ता देखने के लिए जलाई थी। बाहर कंपाउंड में अंधेरा जो था। आप यहाँ तक पहुंचे कैसे थे? क्या मतलब? आप यहाँ टैक्सी पर आए थे या अपनी कार पर? अपनी कार पर। क्यों? कोई कार तो मुझे यहाँ तक आती हुई दिखाई नहीं दी थी। मैंने उसे ब्लॉक के मोड़ पर ही खड़ी कर दिया था। कमाल है, बारिश के मौसम में सूखे सूखे यहाँ की पोर्टिको में पहुंचने के स्थान पर आप बरसाती और वाटरप्रूफ पहनकर भीगते हुए यहाँ पहुंचे। इसमें कमाल क्या है? मजूमदार तनिक झुंझलाकर बोला। जहां मैंने कार खड़ी की थी वहां पहले मैं अपनी एक दोस्त की कोठी में गया था। फिर मैंने सोचा कि दोबारा क्या कार में बैठना है। 4 कदम पर तो यह जगह थी। मैं पैदल ही चला आया। आई सी। और फिर मुझे बरसात में घूमने में मजा भी तो आता है। हमारी बिजी जिंदगी में हमें ऐसे खुशवार मौके कब कब मिलते हैं। 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में क्या आप वाकई शामिल नहीं हुए थे? अब क्या लिख कर देना होगा? और वीरवार की रात को आप विशालगढ़ में थे, जहां आपने एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट देखा था और जहां आप कार वाले की तरफ से विटनेस के तौर पर अदालत में पेश होने वाले हैं। मजूमदार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, हाँ, आप रजनी को जानते थे? रजनी? कौन रजनी? रजनी बाला, परसों रात जिसकी यहाँ हत्या हुई थी। आपको उसकी मौत की खबर तो लग गई होगी। ओह, वह रजनी बाला। मेरी मामूली वाकिफियत है उससे। आपने कभी उसे अपने घर पर हुई किसी पार्टी में आमंत्रित किया था? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने अभी अर्ज किया है कि मेरी उससे मामूली वाकिफियत थी जनाब। आपको मालूम है कि 9 जुलाई की रात वाली पार्टी में गोली उसे लगी थी और वह तभी से घायल अवस्था में इस कोठी में मौजूद थी, जो कि आपने अभी बताया है कि आपकी है। देखो भाई, पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे काफी बड़े अचंभे में डाल देने वाली बातें मालूम हुई हैं। उन्हीं बातों में से ये बातें भी हैं जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। रजनी बाला को यहाँ रखने के लिए आपसे आपकी यह कोठी किसने मांगी थी? बैरिस्टर एमडी महंत ने। लेकिन अब मुझे यह मालूम नहीं था कि महंत को मेरी कोठी की जरूरत किस लिए थी। आपने पूछा नहीं था? पूछा था। उसने मुझे कोई वजह बताई भी थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि उसने क्या बताया था। सुनील खामोश हो गया। उसने विस्की का गिलास खाली करके कैबिनेट के ऊपर रख दिया। एक बात की उसे गारंटी थी, काली मजूमदार वहां किसी चीज की तलाश में आया था और उसने जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया था कि जब वह वहां पहुंचे तो वहां कोई ना हो। सुनील तो वहां इसलिए मौजूद था क्योंकि रचना को टैक्सी नहीं मिली थी और वह उसकी कार ले गई थी। किस चीज की तलाश थी काली मजूमदार को? क्या हत्यारा वहां कोई ऐसा सूत्र छोड़ गया था जिसकी वजह से वह फंस सकता था? और क्या हत्यारे के ही कहने पर काली मजूमदार उस चीज की तलाश करने के लिए वहां पहुंचा था? इसका तो मतलब यह था कि काली मजूमदार हत्यारे को जानता था।
तभी काली मजूमदार ने भी अपना गिलास खाली किया और घूमकर भीतरी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह लंबे टक भरता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सुनील को उसकी सीढ़ियां चढ़ते ठक ठक बजते भारी जूतों की आहट मिली। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर वह बिजली के स्विच बोर्ड के पास पहुंचा। उसने ड्राइंग रूम में जलती दोनों बत्तियों के स्विच ऑफ कर दिए और जाकर उस सोफे के पास खड़ा हो गया जिस पर वह वीरवार की रात को सोया था। थोड़ी देर बाद उसे काली मजूमदार की सीढ़ियां उतरने की आहट मिली। फिर वह ड्राइंग रूम के दरवाजे की चौखट पर प्रकट हुआ। सुनील यह फैसला न कर सका कि वीरवार की रात को चौखट पर जो साया उसने देखा था वह काली मजूमदार का हो सकता था या नहीं। यह बत्ती को क्या हुआ? काली मजूमदार ने पूछा। पता नहीं, सुनील स्विच बोर्ड की ओर बढ़ता हुआ बोला। एक बार पहले भी बुझ चुकी है, शायद स्विच में कोई कनेक्शन ढीला पड़ गया है। सुनील ने दोनों स्विच फिर ऑन कर दिए। मैं जा रहा हूं, काली मजूमदार भीतर दाखिल होता हुआ बोला। सुनील खामोश रहा। काली मजूमदार ने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा था कि वह ऊपर क्या करने गया था। आखिर वह कोठी उसकी थी। उसने मेज से उठाकर अपनी बरसाती पहनी, वाटरप्रूफ हैट सिर पर जमाया और फिर एक मुस्कुराहट भरी निगाह सुनील पर डालकर वहां से बाहर निकल गया। सुनील ने एक पर्दा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांकने लगा। उसने देखा लौटती बार मजूमदार ने टॉर्च नहीं जलाई थी, जबकि अब बाहर का अंधेरा कोई घट नहीं गया था। उसकी दृष्टि से ओझल होते ही सुनील पर्दे के पास से हटा और वापस ड्रिंक्स वाली कैबिनेट के पास पहुंचा। उसने अपने लिए एक नया जाम तैयार किया और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसकी कश लगाता हुआ विस्की की चुस्कियां लेने लगा। कोई 20 मिनट बाद बाहर कंपाउंड में एक कार के दाखिल होने की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला और ड्राइंग रूम में रचना ने कदम रखा। उसके पीछे पीछे गौतम सान्याल भीतर दाखिल हुआ। हेलो, गौतम सान्याल सुनील से बोला। हेलो, सुनील ने उठकर उससे हाथ मिलाया। आप यहाँ कैसे? रचना को छोड़ने आया था, गौतम सान्याल बोला। आपकी कार की हेडलाइट्स को कुछ हो गया था, वे जल ही नहीं रही। वापसी के लिए रचना स्टूडियो से निकली ही थी तो वापस लौट आई थी। हेडलाइट्स के बिना कार चलाना उसके बस की बात नहीं थी और आपकी गाड़ी यहाँ जरूर पहुँचानी थी, इसलिए मुझे इसके साथ आना पड़ा। आई सी, हेडलाइट्स अभी भी नहीं जल रही? नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर सुनील, रचना खेदपूर्ण स्वर में बोली। नेवर माइंड, बैटरी की कोई तार वार निकल गई होगी, मैं ठीक कर लूंगा। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला। आपकी गैर हाजिरी में मिस्टर मजूमदार यहाँ आए थे, स्क्रिप्ट के वही कागजात लेने जो आप लेकर गई थी। हद कर दी मजूमदार ने तो, रचना झुंझलाकर बोली। देखो तो, मुझे तो ऐसी तूफानी रात में स्टूडियो आने के लिए कह दिया और खुद यहाँ चला आया। काली मजूमदार बहुत उतावला आदमी है, गौतम सान्याल बोला। सेट पर भी वह ऐसा ही कंफ्यूजन फैलाता है, लेकिन डायरेक्टर उसके मुकाबले का इंडस्ट्री में दूसरा नहीं है। हमेशा सुपरहिट फिल्म बनाता है। कनीज भी देख लेना, अब तक की सारी बड़ी फिल्मों की ऐसी तैसी फेर कर रख देगी। सुनील खामोश रहा। गौतम सान्याल ड्रिंक्स की कैबिनेट के पास पहुंचा। तुम कुछ लोगी? वह रचना से बोला। थोड़ी सी ब्रांडी, रचना बोली। आप मिस्टर सुनील? जी नहीं, शुक्रिया, सुनील बोला। मेरे पास ड्रिंक्स हैं। गौतम सान्याल ने अपने लिए और रचना के लिए ड्रिंक्स तैयार किए। फिर उसने उसी कैबिनेट में से शीशे के 2 कटोरे निकाले। एक में काजू थे और दूसरे में अन्य ड्राई फ्रूट। वह 2 फेरों में दोनों गिलास और दोनों कटोरे वहां ले आया जहां रचना और सुनील बैठे थे। यहाँ चॉकलेट भी पड़ी होगी, रचना बोली। गौतम सान्याल कैबिनेट से वैसा ही एक और कटोरा निकाल लाया जिसमें चॉकलेट, टॉफियां और लेमन ड्रॉप्स पड़े थे। तुम चॉकलेट बहुत खाती हो, वह बोला। रचना मुस्कुराई। उसने अपना ब्रांडी का गिलास संभाल लिया और कटोरे में से एक डबल डेकर चॉकलेट बार उठा ली। उसने उसका रैपर उतारा और ब्रांडी की चुस्कियों के बीच बीच उसे कुतरने लगी। आप लीजिए मिस्टर सुनील, वह बोली।
सुनील एक क्षण हिचकिचाया, फिर वैसी ही एक डबल डेकर चॉकलेट बार उसने भी ले ली। उसे कबूल करना पड़ा कि चॉकलेट बहुत स्वाद थी। साथ ही उसे यह भी ध्यान आया कि ऐसी चीजों की तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं जाता था। सुनील ने अपना विस्की का गिलास खाली किया। तब तक रचना वैसे ही दूसरी चॉकलेट बार खाने में जुटी हुई थी। सुनील उठ खड़ा हुआ। अब मैं इजाजत चाहूंगा, वह बोला। आपको अभी एक तकलीफ और करनी होगी मिस्टर सुनील, रचना जल्दी से बोली। फरमाइए। सान्याल साहब को अपने साथ ऐसी जगह तक ले जाइए जहां से इन्हें टैक्सी मिल जाए। मैं इन्हें वहीं छोड़ आता हूं जहां ये जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, गौतम सान्याल बोला, इतनी ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं। जैसा आप ठीक समझे। आप बाहर आइए, तब तक मैं हेडलाइट देखता हूँ। ठीक है। सुनील ने रचना का अभिवादन किया और गौतम सान्याल को वापस ड्रिंक्स की कैबिनेट की ओर बढ़ता छोड़कर बाहर पोर्टिको में आ गया। उसने कार का हुड खोलकर भीतर तारों के साथ खूब सिर खपाई की, लेकिन हेडलाइट न जली। सुनील ने हुड गिरा दिया और कार के भीतर बैठ गया। चॉकलेट बार उसने अभी आधी ही खाई थी और फिर हुड उठाते समय उसने उसे जेब में रख लिया था। उसने उसे फिर वापस बाहर निकाला और उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में दबा लिया। तभी गौतम सान्याल बाहर निकला। सुनील ने कार का इंजन चालू किया। गौतम सान्याल कार पर सवार हुआ तो सुनील ने कार आगे बढ़ा दी। हेडलाइट्स ठीक नहीं हुई? गौतम सान्याल बोला। नहीं, सुनील बोला। वह खामोश रहा। सुनील घुमावदार सड़कों पर कार दौड़ाने लगा। एक बार कार सड़क से नीचे उतर गई। जरा संभल कर भाई, गौतम सान्याल हड़बड़ाकर बोला। सॉरी, सुनील गाड़ी को काबू में करता हुआ बोला। हेडलाइट न होने की वजह से। तभी जैसे जादू के जोर से हेडलाइट जल उठी। कमाल है, सुनील बोला। लेकिन अच्छा कमाल है, गौतम सान्याल बोला। अभी तो एक्सीडेंट होने लगा था। सुनील खामोशी से कार चलाता रहा। कार घुमावदार ढलुआ सड़क पर दौड़ती रही। तभी कार एक बिजली के खंभे से टकराते टकराते बची। भाई साहब, गौतम सान्याल वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला, या तो आप नशे में हैं और या फिर आपको नींद आ रही है। नशा? सुनील अपनी गर्दन को एक जोर का झटका देता हुआ बोला। नींद? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ 2 पैक विस्की पी थी और नींद का तो अभी वक्त भी नहीं हुआ। नींद का कोई वक्त नहीं होता, और विस्की अच्छा हो कि आगे से एक ही पैक पिया करो। सुनील खामोश रहा। उसने दांत भींच लिए और बड़ी चौकसी से कार चलाने लगा। तभी सामने सड़क पर एक टैक्सी स्टैंड प्रकट हुआ। मुझे यहीं उतार दो, गौतम सान्याल जल्दी से बोला। यहाँ क्यों उतरते हो? सुनील बोला। तुमने जहां जाना है मैं तुम्हें वहीं छोड़ आता हूँ। नहीं, वह शुष्क स्वर में बोला। शुक्रिया। वह कार से उतर गया। सुनील ने कार आगे बढ़ाई। इस बार कार में उसे चेतावनी देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह बेहद सावधानी से गाड़ी चलाने लगा। लेकिन वह खुद ही नोट कर रहा था कि ड्राइविंग में अभी भी उसे गफलत हो रही थी। वह हैरान था। पता नहीं ऐसी कौन सी विस्की पी ली थी उसने, जो यूं उसका पुलंदा बांधे दे रही थी। ब्लास्ट के ऑफिस के सामने पहुंचकर उसने कार रोकी। नीचे मुख्य द्वार पर ब्लास्ट का चौकीदार बैठा था। सुनील ने उसे ऊपर से मान सिंह को बुलाकर लाने के लिए कहा। जब तक चपरासी मान सिंह नीचे पहुंचा, तब तक सुनील स्टीयरिंग व्हील पर सिर डाले सोया पड़ा था। साहब, मान सिंह ने उसे झंझोड़ कर जगाया। सुनील ने चौंक कर आंखें खोली। अबे, क्या आफत आ गई? सुनील झुंझराकर बोला। क्या चाहता है? साहब, आप सोए पड़े थे। मैंने तो जुबानी जुबानी कई बार पुकारा था, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा था। मैं सोया पड़ा था? जी हाँ, और जब तक मैंने आपको झंझोड़ा नहीं, आप जागे नहीं। ठीक है ठीक है, सुनील अनमने स्वर में बोला। अर्जुन की कोई खोज खबर है? उनका आपके लिए 3-4 बार टेलीफोन आ चुका है साहब। उन्होंने कहलवाया है कि आप जब भी आए मैं आपको फौरन 134 कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचने के लिए कह दूं। उसने कोई वजह नहीं बताई? जी नहीं। ठीक है। सुनील ने फिर कार स्टार्ट की। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और इस बार इंतहाई सावधानी से आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखते हुए कार कमर्शियल स्ट्रीट तक पहुंचाई।
वह कांता के फ्लैट पर पहुंचा। उसने कॉल बेल बजाई। दरवाजा अर्जुन ने खोला। तुम? सुनील बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, अर्जुन जल्दी से बोला। कांता ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या? सुनील हैरानी से बोला। भीतर आइए। सुनील भीतर दाखिल हुआ। आपके आदेश के अनुसार मैं यहाँ पहुंच गया था। पुलिस के आगमन तक मैं उसके फ्लैट से दूर ही रहा था। फिर वह पुलिस के ही साथ यहाँ से कहीं चली गई थी। जब वह वापस आई थी तो भी मैं थोड़ी देर यही सूंघने की कोशिश करता रहा कि कोई सादी वर्दी वाला पुलिसिया उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा था। तो मैं इमारत में घुसा था। मैंने कॉल बेल बजाई, कोई जवाब न मिला। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो भी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो भी जवाब नदारद। मैं हिम्मत करके भीतर दाखिल हुआ। गुरुजी, वह उस अर्जुन ने पिछली दीवार में बने 2 दरवाजों में से एक की तरफ संकेत किया। बेडरूम में पड़ी थी। पलंग के समीप रखी मेज पर नींद की गोलियों की एक आधी खाली शीशी पड़ी थी। कुछ गोलियां मेज पर और मेज के पास फर्श पर गिरी भी दिखाई दे रही थी। मैं फौरन समझ गया कि लड़की 10-5 किलो नींद की गोलियां खा गई थी। नीचे ही सड़क पर एक डॉक्टर का क्लिनिक मैंने देखा था। इत्तेफाक से वह क्लिनिक पर मौजूद था। मैं भागकर उसे बुला लाया। गुरुजी, वक्त रहते डॉक्टर ने उसे संभाल लिया, वरना लड़की तो टै बोल गई थी। अब कैसी हालत है उसकी? अब वह खतरे से एकदम बाहर है, लेकिन तबीयत उसकी अभी भी खराब है और वह वाचाल बहुत होठी है। बोलने का तो उसे दौरा पड़ गया मालूम होता है, पर ठीक चुप ही नहीं होती। उसने बताया कि उसने क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह कहती है कि उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की थी। वह तो यह सुनकर बड़ी हैरानी जाहिर कर रही थी कि ऐसा समझा जा रहा था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह कहती है कि जरूर उसे धोखे से ऐसी कोई दवा खिलाई गई थी। ऐसा उसके ख्याल से कौन कर सकता था? वह कहती है उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसने बताया कि गौतम सान्याल नाम का कोई आदमी उससे मिलने आया था। वह उसके लिए चॉकलेट का एक डिब्बा लेकर आया था। क्यों? क्योंकि लड़की चॉकलेट खाने की शौकीन थी और यह बात गौतम सान्याल पहले से जानता था। गौतम सान्याल चाहता क्या था? वह उसे किसी फिल्म में रोल दिलवा रहा था और इसे फौरन लोकेशन शूटिंग पर रवाना होने के लिए कह रहा था। आई सी, यानी कि शूटिंग के बहाने से वह लड़की को घर से बाहर खिसकाने की कोशिश कर रहा था। मुमकिन है लड़की ने चॉकलेट खाई थी। हाँ, वह कहती है कि उसने 3-4 डबल डेकर चॉकलेट बार खाई थी। उसके ख्याल से क्या उस चॉकलेट में कोई गड़बड़ थी? उसने ऐसा कोई ख्याल जाहिर तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह यह तो कहती है कि उसे धोखे से नींद की दवा खिलाई गई है। हाँ, यह तो कहती है। और गौतम सान्याल के अलावा यहाँ कोई आया नहीं? कह तो वह यही रही है। अभी भी वह उस बेडरूम में ही है। हाँ, और डॉक्टर भी अभी उसके पास ही है। जरा डॉक्टर को बाहर बुलाओ। अर्जुन ने फौरन आदेश का पालन किया। सुनील ने डॉक्टर से हाथ मिलाया, अपना परिचय दिया और फिर पूछा, अब लड़की की हालत कैसी है? खतरे से बाहर है वो, डॉक्टर गंभीर स्वर में बोला, लेकिन ड्रग का असर उसके दिमाग पर अभी भी हावी है। वह ऐसी स्थिति में है जिसमें उसे बेहोश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे होशो हवास में भी नहीं कहा जा सकता। दिमाग पर ड्रग का नशा हावी होने की वजह से वह बहुत बोल रही है, लेकिन मौजूदा हालात में उसकी कई बातों का विश्वास किया जा सकता है सरासर, और किसी हालत के मुकाबले में उसकी इस वक्त की हालत में उसकी बात पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। इस वक्त उसका दिमाग कमजोरी की इस हालत में है कि वह झूठ बोल ही नहीं सकती। वेरी गुड। तीनों बेडरूम में पहुंचे। कांता पलंग पर लेटी हुई थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने अपनी चमकती आंखों से बारी बारी तीनों का मुआयना किया और फिर सुनील से बोली, ओ हेलो, तुम तो वही हो ना जो आज सुबह उस पुलिस वाले के साथ आए थे? वही, सुनील बोला। कांता, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? फर्स्ट क्लास, वह चहक कर बोली। अगर फर्स्ट क्लास से भी ऊपर कोई क्लास होती है तो उस जैसी।
तुमने इतनी ढेर सारी नींद की गोलियां क्यों खा ली थी? मैंने नहीं खाई थी, किसी ने खिला दी थी। कैसे? मुझे क्या पता। किसने? मुझे क्या पता। वाह, दो सवालों का एक ही जवाब। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। किसने? जवाब भी सवाल, सवाल भी जवाब। वह हंसी। तुम्हें यह तो पता है कि सुबह वाला चाकू तुम्हारी किचन में कैसे पहुंचा था? पता है, लेकिन बताऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस चाकू के बारे में बात करना मेरी तंदुरुस्ती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा? हाँ, क्योंकि अभी तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि वह चाकू मेरी किचन में पहुंचा कैसे था। फिर तुम पूछोगे कि वह चाकू मेरी किचन से बाहर कैसे गया था। ना, मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हारा मतलब है उन दोनों बार चाकू एक ही था? नहीं। यानी कि चाकू दो थे? हाँ, एक जाने वाला, एक आने वाला। आएगा, आने वाला जाएगा। जाने वाला तो जाने दो। वह गाने लगी। उसके चुप होने तक सुनील भी खामोश रहा। फिर वह बोला, पहले पहले चाकू की बात करो। वह चाकू तुमने रजनी बाला को मारा था? नहीं बाबा, मैंने नहीं मारा उसे चाकू। मैं उसे चाकू मार भी देती तो वह मरने वाली नहीं थी। पहली बार भी तो यही हुआ था। पहली बार? हाँ, जब मैंने उसे गोली मारी थी। क्या भूल गए? नहीं, याद है। 9 जुलाई की रात को ना, जवाहर चौधरी के बंगले में हुई पार्टी में। बिल्कुल। फिर वह बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, यह बात मुझे बतानी नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो अपनी हो। और वह बहुत मीठी हंसी हंसी। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए तो मुझे पलंग से उठना पड़ेगा और इस वक्त मेरा लेटे रहने का मूड है। सुनो, तुम क्यों नहीं बढ़ती आगे? तुम मुझसे ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हो। गुरुजी, अर्जुन धीरे धीरे से बोला, मैं बढ़ूं आगे? शट अप, सुनील दांत भींचकर बोला। अर्जुन फौरन खामोश हो गया। मेरा मतलब है, सुनील बड़े मीठे स्वर में फिर कांता से संबोधित हुआ, जब तुमने उस रात की पार्टी में रजनी को गोली मारी थी तो फिर क्या हुआ था? उसे गोली लग गई थी। सिली। लेकिन तुमने उसे गोली मारी क्यों थी? क्योंकि वह काली मजूमदार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसे गोली मारने की मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं तो उसे डरा रही थी कि गोली चल गई थी। लेकिन अगर वह काली मजूमदार को ब्लैकमेल कर भी रही थी तो तुम्हें क्या? वाह, मुझे नहीं तो और किसे होगा? मैं उसकी वो जो हूं। वो कौन? वो नहीं जानते भाई, वो पति पत्नी। और वो किस्सा क्या है? मैं काली मजूमदार की वो हूँ। काली मेरे फ्लैट पर आया जाया करता था। बाद में जब रजनी मेरे साथ आकर रहने लगी तो काली उसकी तरफ भी आकर्षित होने लगा था। काली ने ही रजनी को 1-2 फिल्मों में छोटे मोटे रोल दिलवाए थे। उसने रजनी को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल देने का भी वादा किया था। उस रोल के लालच में ही रजनी काली की किसी बात से ऐतराज नहीं करती थी। अपने मेहमानों की तफरीह के लिए वह अपने यार्ड पर बुलाया करता था, जहां हम दोनों भी जाया करती थी। एक बार उस यार्ड पर एक तस्वीर खींची गई थी जिसमें काली मजूमदार, उसके कुछ मेहमान और तुम दोनों भी थी। और वह तस्वीर रजनी ने अपनी माँ को भी भेजी थी। हाँ, लेकिन बाद में जब रजनी काली पर दबाव डालने लगी तो मेरे आग्रह पर रजनी ने तस्वीर वापस मंगवा ली थी। काली दरअसल नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि रजनी की उसके साथ इतनी ज्यादा घनिष्ठता थी। आगे आगे, कांता फिर गाने लगी। अब आगे तेरी मर्जी ओ जुल्मी सैया, आगे तेरी मर्जी। मेरा मतलब है, गोली की नौबत कैसे आई? काली पर इनकम टैक्स का केस था। 2 बार उसके घर रेड हो चुकी थी, लेकिन इनकम टैक्स वालों के हाथ कुछ नहीं आया था। कारण यह था कि काली ने कोई 20 लाख रुपया नकद और कुछ ऐसे कागजात जो यह सिद्ध कर सकते थे कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक में उसका अकाउंट था, एक सूटकेस में बंद करके यहाँ मेरे फ्लैट में रखे हुए थे। रजनी को उस सूटकेस की खबर लग गई। उसने वह सूटकेस यहाँ से गायब कर दिया और वह काली पर दबाव डालने कि अगर वह उसे हीरोइन का चांस नहीं देगा तो वह सूटकेस को पुलिस के हवाले कर देगी।
उससे उसका 20 लाख रुपया तो डूबता, पुलिस भी उसे गिरफ्तार करके ले जाती। काली के छक्के छूट गए। हकीकत में रजनी को हीरोइन का चांस देने का उसका इरादा नहीं था। वह तो उसे वही झांसा देकर फंसाए रखना चाहता था। रजनी कोई उसकी वो तो थी नहीं, उसके साथ तो उसकी हवस की यारी थी। उसकी वो तो मैं हूं। फिर काली रोता धोता मेरे पास आया कि मैं किसी प्रकार रजनी से मालूम करूं कि उसने सूटकेस कहाँ छुपाया हुआ था। मैंने रजनी से बहुत पूछा, लेकिन रजनी ने बता कर न दिया। 9 जुलाई की रात की पार्टी की रजनी को खबर थी और उसे यह भी मालूम था कि वह पार्टी काली मजूमदार ने दी थी। काली उससे कतराता फिर रहा था, इसलिए रजनी ने उसे वहां घेरने का फैसला किया, लेकिन काली वहां पहुंच न सका। वहां रजनी को मैंने पकड़ लिया। मैं उसे कोठी के पिछवाड़े के कंपाउंड में ले गई। मुझे मालूम था कि जवाहर चौधरी की कार में एक रिवॉल्वर पड़ी थी। मैंने वह रिवॉल्वर निकाल ली और रजनी को गोली मार देने की धमकी देकर उससे पूछने लगी कि सूटकेस उसने कहाँ छुपाया था, लेकिन रजनी सूटकेस के बारे में बताने को राजी ही नहीं थी। फिर उसने मेरे रिवॉल्वर वाले हाथ पर झपट्टा मार दिया। उसी छीना झपटी में गोली चल गई और उसके कंधे में घुस गई। मेरे छक्के छूट गए, लेकिन पता नहीं कैसे उस वक्त मैं यह होशियारी दिखाने में कामयाब हो गई कि मैंने उस पर रिवॉल्वर तान कर उसे धमकाया कि अगर वह मुझे सूटकेस के बारे में नहीं बताएगी तो मैं उस पर फिर गोली चला दूंगी। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने पहली गोली की दहशत में बता दिया कि सूटकेस उसने राजनगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करवा दिया था और रसीद उसके पर्स में थी। मैंने उसके पर्स में से रसीद निकाल ली। अब तक सूटकेस वापस काली मजूमदार तक पहुंच चुका है। हाँ, रजनी का क्या हुआ? गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गई थी। पार्टी में काली मजूमदार तो था नहीं, लेकिन गौतम सान्याल था, जिसके बारे में मुझे मालूम था कि वह काली का चमचा था और उसका भरोसे का आदमी था। मैंने भीतर जाकर गौतम सान्याल को सारी बात बताई। वह मेरे साथ बाहर आया। हम दोनों तब तक बेहोश हो चुकी रजनी को उठाकर चुपचाप ऊपर एक बेडरूम में ले गए। फिर गौतम सान्याल ने जवाहर चौधरी से और फिर उन दोनों ने बैरिस्टर महंत से बात की। महंत ने सबसे पहले तो डॉक्टर देवराज माथुर को बुलाया। उसने आकर रजनी के कंधे से गोली निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी रजनी की हालत शोचनीय थी। नीचे मेहमानों में से कुछ ने गोली की आवाज सुनी थी और उनमें उसकी चर्चा भी हो रही थी। उस गोली की सफाई देने के लिए महंत ने अपना एक आदमी बुलाया, जो गोली द्वारा घायल हुआ होने का अभिनय करने लगा। मेहमानों की गोली के बारे में उत्सुकता यही कहकर शांत की गई कि नशे के आधिक्य में वह आदमी अपनी लापरवाही से रिवॉल्वर का घोड़ा खींच बैठा और अपने आप को घायल कर बैठा था। वह कोई खास घायल नहीं हुआ था। उसके सबूत के तौर पर यही कहा गया कि वह अपनी कार खुद चलाकर वहां से गया था। लोग उस कथा से बेवकूफ बन गए। लोग क्या, उसी कथा से तो गौतम सान्याल ने मुझे भी बेवकूफ बना लिया था। ना, तुम बेवकूफ मत बनना। मुझे बेवकूफ अच्छे नहीं लगते। कुछ बनना ही है तो तुम मेरे वो बन जाना। रजनी की हत्या किसने की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हत्या हुई तो तुम्हारे चाकू से थी। हाँ, तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ से तुम्हारा चाकू कौन ले गया था? नहीं, लेकिन यहाँ गौतम सान्याल, काली मजूमदार और मंगलदास महंत के अलावा कोई नहीं आता। यानी कि अगर कोई यहाँ से चाकू ले गया था तो वह इन तीनों सज्जनों में से ही कोई था। हाँ, लेकिन सज्जन इनमें से कोई भी नहीं है। सब साले दुर्जन है, सब साले शत्रुघ्न सिन्हा है। रजनी भी तो यहाँ से चाकू ले गई हो सकती थी। हाँ, यह भी हो सकता है कि चाकू को रजनी ही ले गई हो। किसी ने उसी से वह चाकू छीना हो और उसकी हत्या कर दी हो। हाँ, लेकिन तुम्हें चाकू की चिंता तो थी, तभी तो वैसा ही चाकू और खरीदने के लिए महंत के साथ तुम इकबालपुर गई थी। हाँ, दरअसल मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जवाब तलबी की जाती कि मेरा चाकू कहाँ चला गया था। एक बार मेरे हाथों रजनी गोली खा चुकी थी। उस चाकू की वजह से
उसके खून का इल्जाम मुझ पर भी आ सकता था। लेकिन तकदीर की मार देखो, चाकू की खातिर इतनी दूर इकबालपुर गए, वहां से चाकू मिल भी गया, लेकिन चाकू खरीदते महंत को तुमने देख लिया। तब महंत के लिए भी चाकू जरूरी हो उठा। लेकिन है वह बूढ़ा चालाक, उसने पहले वही चाकू पुलिस को दिखाने के लिए मुझे दे दिया। पुलिस के यहाँ से विदा होते ही वह चाकू यहाँ से ले गया और थाने में जमा करा आया। महंत ने एक चाकू से कैसे डबल रोल कराया, यह पुलिस कभी साबित नहीं कर सकेगी। गौतम सान्याल ने मुझे बताया था कि जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त वह, जवाहर चौधरी और बैरिस्टर महंत तीनों इकट्ठे एक जगह मौजूद थे। क्या यह सच है? नहीं। यानी कि यह किसी को नहीं मालूम कि गोली चलने के वक्त गौतम सान्याल कहाँ था, जवाहर चौधरी कहाँ था, महंत कहाँ था। वे कहीं भी रहे हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? गोली तो मैंने चलाई थी। लेकिन अगर फर्ज कर लिया जाए कि गोली तुमने नहीं चलाई थी तो? तभी धड़ाम से बेडरूम का दरवाजा खुला। सुनील ने घूमकर देखा। दरवाजे पर बैरिस्टर महंत खड़ा था। वेल वेल वेल, वह बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? इसे नींद की दवा खिलाकर किसी ने इसकी हत्या करने की कोशिश की है। अगर हम न होते तो अब तक यह मर चुकी होती। महंत के नेत्र सिकुड़ गए। उसने संदिग्ध भाव से बारी बारी तीनों पुरुषों की सूरत देखी। नींद की दवा इसे चॉकलेट में मिलाकर खिलाई गई थी, सुनील ने फिर बोला। बाद में जब यह बेसुध हो गई तो किसी ने इसके पास नींद की गोलियों की आधी खाली शीशी रख दी ताकि यह समझा जाए कि इसने अधिक मात्रा में नींद की गोली खाकर आत्महत्या की थी। यह सच है बेबी? महंत ने कांता से पूछा। बिल्कुल सच है डैडी, वह बोली। और तुम इन नौजवानों का मुकाबला करने की कोशिश मत करो, खड़े खड़े थक जाओगे। इधर आकर मेरे साथ लेट जाओ। और वह यूं खिलखिलाकर हंसी जैसे उसने भारी मजाक की बात कह दी हो। चॉकलेट कौन लाया था तुम्हारे लिए? महंत ने पूछा। गौतम सान्याल, वह बोली। वह हमेशा लाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वह मेरे फ्लैट पर आया हो और मेरे लिए एक डिब्बा चॉकलेट न लेकर आया हो। तुमने सारा डिब्बा खा लिया था? नहीं, 3 या 4 चॉकलेट खाई थी मैंने। खा तो मैं सारा डिब्बा भी जाती, लेकिन मुझे नींद आने लगी थी और मैं यहाँ आकर लेट गई थी। बाकी की चॉकलेट कहाँ है? बाहर ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ी है। महंत बाहर से डिब्बा उठा लाया। उसमें अभी चॉकलेट की कई बार मौजूद थी। आप डॉक्टर हैं? महंत डॉक्टर के गले में लटके स्टेथोस्कोप और उसके समीप पड़े विजिट बैग पर निगाह डालता हुआ बोला। हाँ, डॉक्टर बोला। आप यह बता सकते हैं कि इस डिब्बे में मौजूद चॉकलेटों में से किसी में नींद की दवा है या नहीं? डॉक्टर ने सहमति से सिर हिलाया। उसने चॉकलेट का डिब्बा ले लिया। उसने एक डबल डेकर चॉकलेट बार को बीच में से 2 किया, उसे थोड़ा चखा और इनकार में सिर हिलाया। इसी प्रकार उसने सारी चॉकलेट बार चेक की। इनमें से किसी में नींद की दवा नहीं है, वह बोला। देयर यू आर, महंत एक विजेता के स्वर में बोला। लेकिन लड़की कहती है कि इसकी मौजूदा हालत चॉकलेट खाकर बनी थी। सुनील आवेशपूर्ण स्वर में बोला। तुम खुद पूछ लो, चॉकलेट तो साफ है, महंत बोला। होंगी, जो चॉकलेट यह खा चुकी है, नींद की दवा उनमें होगी। माय डियर बॉय, मुझे तो तुम पर और तुम्हारे इस साथी पर शक हो रहा है। कैसा शक? मुझे लगता है कि तुम्ही लोगों ने इसे किसी प्रकार नींद की दवा खिला दी है। लड़की पर उसका असर अभी भी हावी लगता है, इसलिए यह इतना ज्यादा बोल रही है। नींद की दवा से इसका दिमाग सुन्न हो गया लगता है और तुम लोग इससे पता नहीं क्या कुछ कहलवा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बताए देता हूँ, जिस दिमागी हालत में यह इस वक्त है, उसमें इस द्वारा दिया कोई बयान कोर्ट कचहरी में नहीं चल सकता। और अगर तुमने इस वक्त इसके मुंह से निकली कोई उल्टी सीधी बात अपने अखबार में छापने की कोशिश की तो मैं इसकी तरफ से तुम्हारे अखबार पर मानहानि का मुकदमा दायर करवा दूंगा। लड़की जोर से हंसी। तुम चाहते क्या हो? सुनील बोला। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी क्लाइंट से कोई नाजायज सवाल न करो। हम उससे कोई नाजायज सवाल नहीं कर रहे हैं। जायज नाजायज कैसा भी सवाल मत करो।
इस वक्त यह सोच समझकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। क्या? कांता ऐतराज भरे स्वर में बोली। क्या हुआ है मुझे? यू कीप क्वाइट बेबी। महंत उसे पुचकार कर बोला। अगर मैं तुम्हारी बेबी हूं तो तुम मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं उठाते हो? आई सेड कीप क्वाइट। महंत कठोर स्वर में बोला। एकाएक कांता जोर जोर से रोने लगी। अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं, महंत पुरुषों से बोला। क्या तुम इस लड़की की जिम्मेदारी लेते हो? सुनील बोला। मुकम्मल, महंत बोला। तो इस घटना की खबर पुलिस को करना मत भूलना। मैं जो मुनासिब समझूंगा करूंगा। आई नो वट आई हैव टू डू। आई वॉज नॉट बोर्न यस्टरडे। सुनील कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए यथास्थान खड़ा रहा। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चॉकलेट का वह बचा हुआ टुकड़ा निकाला जिसे खाने का उसे दोबारा ख्याल ही नहीं आया था। उसने टुकड़ा डॉक्टर की तरफ बढ़ाया और बोला, डॉक्टर जरा इस चॉकलेट को देखना, क्या इसमें नींद की दवा है? डॉक्टर ने उस चॉकलेट के टुकड़े पर से रैपर उतारा, उसे बीच में से तोड़ा और थोड़ी चॉकलेट चखी। इसमें ल्यूमिनल है, वह बोला। ल्यूमिनल? सुनील बोला। नींद की दवा। और नींद की दवा वाली चॉकलेट सुनील की जेब में निकली है। महंत बड़े नाटकीय स्वर में बोला, मिस्टर डॉक्टर, तुम मेरे विटनेस हो कि सुनील की जेब में नींद की दवा वाली चॉकलेट निकली थी। डॉक्टर बौखलाया। डॉक्टर? सुनील महंत की बात की ओर तनिक भी ध्यान दिए बिना बोला, फौरन यहाँ से चलो। कहाँ? डॉक्टर हड़बड़ाया। नेपिनियन हिल, कोठी नंबर 25। वहां बिल्कुल ऐसा ही एक और केस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीनों तेजी से वहां से निकले और नीचे पहुंचे। अर्जुन? सुनील जल्दी से बोला। तुम यहां तक कैसे आए थे? अपने स्कूटर पर, अर्जुन बोला। गुड, तुम स्कूटर पर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के घर चले जाओ, इस वक्त वह वहीं होगा। तुम उसे लेकर 25 नेपियन हिल पहुंचो। अगर वह आने को तैयार न हुआ तो हो जाएगा। उसे कहना कि उसने वहां हम पर कोई एहसान करने नहीं, रजनी बाला के हत्यारे को गिरफ्तार करने आना है। अर्जुन फौरन अपने स्कूटर पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। सुनील और डॉक्टर कार पर सवार हुए। सुनील ने कार नेपियन हिल की तरफ भगा दी। रास्ते में उसने एक दुकान पर कार रोककर डबल डेकर चॉकलेट बार का एक 12 चॉकलेट वाला पैकेट खरीदा। फिर रास्ते में उसने ब्लास्ट की इमारत के सामने कार रोकी। मैं अभी आया, बोला और कार से बाहर निकला। वह अपने केबिन में पहुंचा। मेज की दराज में से उसने वह सिगरेट लाइटर निकाला जो वीरवार को काली मजूमदार या गौतम सान्याल उसकी मेज पर छोड़ गया था, और लगभग भागता हुआ नीचे आकर कार में सवार हो गया। खाली सड़कों पर धुआंधार रफ्तार से कार चलाते हुए 10 मिनट के भीतर वह 25 नेपियन हिल पहुंच गया। कोठी का मुख्य द्वार खुला था। दोनों भीतर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर चॉकलेट और टॉफियों वाला कटोरा पड़ा था, लेकिन उसमें डबल डेकर चॉकलेट बार एक भी नहीं दिखाई दे रही थी। रचना वहां नहीं थी। वे पिछवाड़े के बेडरूम में पहुंचे। रचना वहां पलंग पर चित पड़ी थी और दीन दुनिया से बेखबर दिखाई दे रही थी। उसकी छाती पर एक नॉवल रखा था और टेबल लैंप चल रहा था। टेबल लैंप के बगल में एक आधी खाई हुई डबल डेकर चॉकलेट बार पड़ी थी। डॉक्टर ने जल्दी से रचना की नब्ज वगैरह देखी और बोला, एकदम वही केस है, फौरन कुछ करो डॉक्टर। सुनील बोला। डॉक्टर ने सहमति से सिर हिलाया और अपना बैग खोलने लगा। तभी बाहर कंपाउंड में एक गाड़ी पहुंचने की आवाज आई। सुनील फिर बैठक में आ गया। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल और अर्जुन भीतर दाखिल हुए। क्या माजरा है? प्रभुदयाल झुंझलाए स्वर में बोला। सुनील ने उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताई। तुम्हारा मतलब है? प्रभुदयाल बोला। कांता की तरह किसी ने रचना की भी हत्या करने की कोशिश की है? मुझे नहीं मालूम, सुनील बोला, लेकिन डबल डेकर चॉकलेट बार में नींद की दवा थी। एक चॉकलेट बार मैंने भी ली थी, जिसमें से आधी मैंने खाई थी और मेरी उसी से हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन तब मेरी समझ में नहीं आया था कि नींद के भीषण झोंके मुझे इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने नशीली चॉकलेट बार खाई थी। रचना ने 2 चॉकलेट तो मेरे सामने ही खाई थी। मेरे जाने के बाद उसने और भी खाई होंगी। वह कहाँ है? भीतर बेडरूम में।
डॉक्टर उसे अटेंड कर रहा है। वे बेडरूम में पहुंचे। यह बच जाएगी? प्रभु दयाल ने गंभीर भाव से डॉक्टर से पूछा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर बोला। मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। आप में से एक सज्जन यहाँ ठहर जाइए, बाकी बाहर जाइए। अर्जुन को डॉक्टर के पास छोड़कर सुनील और प्रभु दयाल फिर ड्राइंग रूम में आ गए। तभी बाहर से एक और कार के कंपाउंड में पहुंचने की आवाज आई। सुनील ने अपने कोट की जेब में मौजूद चॉकलेट के पैकेट को जल्दी से खोला और उसमें से 3 डबल डेकर चॉकलेट बार निकालकर उन्हें मेज पर पड़े शीशे के कटोरे में टॉफियों और लेमन ड्रॉप्स के ऊपर रख दिया। यह क्या कर रहे हो? प्रभु दयाल बोला। श्श। सुनील मुंह पर उंगली रखकर बोला। प्रभु दयाल खामोश हो गया। गौतम सान्याल अपनी कार पर आएगा, उसे काली मजूमदार की आवाज सुनाई थी। वह कहता था हमारे साथ आने पर उसे वापस लौटने में दिक्कत होगी। आज ऑल नाइट सेशन हो जाए। जवाहर चौधरी की आवाज आई। ये गाड़ियां किसकी खड़ी हैं? पता नहीं, शायद कोई आया है। इतनी रात गए? चलकर देखते हैं। फिर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और काली मजूमदार और जवाहर चौधरी ने भीतर कदम रखा। इंस्पेक्टर प्रभु दयाल और सुनील को भीतर बैठे देखकर दोनों सकपकाए। फिर जवाहर चौधरी बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आकर बैठ जाओ, प्रभु दयाल बोला। दोनों समीप आए। काली मजूमदार एक सोफे पर बैठ गया। उसने कटोरे में से एक चॉकलेट बार और एक टॉफी उठा ली। वह बड़े निर्विकार भाव से टॉफी खाने लगा। जवाहर चौधरी ने भी नीचे झुककर एक चॉकलेट बार उठा ली और उसका रैपर खोलता हुआ बोला, मेरी बीवी कहाँ है? भीतर बेडरूम में है, सुनील बोला। वह सोच रहा था कि चॉकलेट के वहां सभी लोग बड़े शौकीन मालूम होते थे। वह बड़ी खस्ता हालत में है। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहा है। क्या? चौधरी हैरानी से चिल्लाया। क्या हुआ है उसे? वह ढेर सारी नींद की दवा खा गई है। क्यों? क्या उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है? यह हमें नहीं मालूम। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहा है, लेकिन उसने अभी यह नहीं कहा है कि वह खतरे से बाहर है। हे भगवान! चौधरी आतंकित स्वर में बोला और फिर बेडरूम की तरफ भागा। काली मजूमदार अपने स्थान से उठा। उठते उठते उसने कटोरे में मौजूद आखिरी डबल डेकर चॉकलेट बार उठा ली और चौधरी के पीछे बेडरूम की तरफ बढ़ा। तभी एक और कार के बाहर आकर रुकने की आवाज आई। गौतम सान्याल आया होगा, सुनील बोला। ये लोग कह रहे थे कि वह भी आने वाला था। प्रभु दयाल बोला। तब तक काली मजूमदार बेडरूम में पहुंच चुका था। सुनील ने अपनी जेब से 2 डबल चॉकलेट बार और निकाली और उन्हें कटोरे में रख दिया। फिर उसने कुछ सोचकर वह खूबसूरत सिगरेट लाइटर भी, जो कि वह अभी अभी ब्लास्ट के ऑफिस से लाया था, जेब से निकालकर कटोरे की बगल में मेज पर रख दिया। तभी ड्राइंग रूम में गौतम सान्याल ने कदम रखा। हेलो, तुम फिर आ गए? वह हैरानी से पहले सुनील और फिर प्रभु दयाल को देखता हुआ बोला। और यहाँ सरकार क्यों आई हुई है? बैठो, सुनील बोला। गौतम सान्याल काली मजूमदार द्वारा खाली किए स्थान पर बैठ गया। क्या चक्कर है? उसने पूछा। रचना ढेर सारी नींद की गोलियां खा गई है, सुनील ने बताया। कैसे? कब? गौतम सान्याल हैरानी से बोला। मालूम नहीं, लेकिन अभी तो हम दोनों उसे अच्छी भली छोड़कर गए थे। सुनील ने उत्तर नहीं दिया। गौतम सान्याल ने बेध्यानी में चॉकलेट के कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर तभी उसे उसकी बगल में पड़ा सिगरेट लाइटर दिखाई दिया। उसका कटोरे की तरफ बढ़ता हुआ हाथ लाइटर पर पड़ा। उसने लाइटर उठा लिया और बिना उस पर निगाह डाले उसे उलटने पलटने लगा। अब तबीयत कैसी है रचना की? गौतम सान्याल बोला। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? इसे जेब में रख लो गौतम सान्याल, सुनील कठोर स्वर में बोला। किसी जेब में रख लूं? वह हैरानी से बोला। इस सिगरेट लाइटर को, जिसे तुम अपने हाथ में उलट पलट रहे हो। मैं क्यों जेब में रख लूं इसे? बनो मत, तुम खूब जानते हो यह सिगरेट लाइटर तुम्हारा है। तुमने इसे यहाँ देखते ही पहचान लिया था, इसलिए तुम्हारा चॉकलेट की ओर बढ़ता हुआ हाथ इस पर आ पड़ा था। तुमने इसे उठा तो लिया, लेकिन फौरन ही तुम्हें ख्याल आ गया कि वह लाइटर तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर वहां रखा गया हो सकता है।
मुझे फंसाने के लिए? हाँ, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि यह लाइटर तुमने कहाँ गिराया था। तुम्हारी निगाह में यह भी हो सकता है कि तुमने यह लाइटर तब यहाँ गिराया हो जब तुम रजनी बाला की हत्या करने के लिए आए थे। वह भौचक्का सा सुनील का मुंह देखने लगा। फिर वह बेहद गुस्से भरे स्वर में बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ गौतम सान्याल। तुम बकवास कर रहे हो। फिर वह प्रभुदयाल की ओर घूमा। और अच्छे पुलिस अधिकारी हैं आप। यह आदमी आपके सामने मुझ पर इतना बेहुदा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, आप खामोश बैठे हैं। यह सिगरेट लाइटर आपका नहीं? प्रभुदयाल ने पूछा। नहीं। गौतम सान्याल लाइटर को वापस मेज पर फेंकता हुआ बोला, आपने रजनी बाला की हत्या नहीं की? हरगिज नहीं। तुम अभी अभी, सुनील बोला, कटोरे में से चॉकलेट बार उठाने लगे थे। ऐसा करते हुए तुम रुक क्यों गए थे? तुमने हाथ क्यों खींच लिया था? क्योंकि मेरे दांतों के डॉक्टर ने मुझे ऐसी चीज खाने से मना किया हुआ है। मैंने हाथ बढ़ाया ही था तो मुझे याद आ गया था मैंने चॉकलेट नहीं खानी है, इसलिए मैंने हाथ खींच लिया था। गलत। तुमने इसलिए हाथ खींचा था क्योंकि तुम्हें याद आ गया था कि वह डबल डेकर चॉकलेट बार तो तुम्ही ने कटोरे में रखी थी और उसमें नींद की दवा मिली हुई थी। क्या? वह चिल्लाया। तुम इस बात से इनकार करते हो कि आज तुम कांता के फ्लैट पर गए थे और तुम उसके लिए डबल डेकर चॉकलेट बार का एक डिब्बा लेकर गए थे। मैं भला क्यों इनकार करूंगा? मैं हमेशा कांता के लिए चॉकलेट लेकर ही उसके फ्लैट पर जाता हूँ। लेकिन आज जो चॉकलेट तुम वहां लेकर गए थे उनमें से कुछ में नींद की दवा मिली हुई थी। नशीली चॉकलेटों में से कुछ को खाकर जब कांता बेसुध हो गई थी तो बाकी की नशीली चॉकलेट तुम वहां से उठा लाए थे। तुमने वे चॉकलेटें अपनी जेब में डाल ली थी और फिर उनके बारे में भूल गए थे। यहाँ जब तुम मेरी कार पर रचना को वापस लेकर आए थे तो रचना द्वारा चॉकलेटों की याद आई थी। तब तुम घबरा गए। तुमने यह महसूस किया था कि चॉकलेटें तुम्हारी जेब में नहीं रहनी चाहिए थी। तुमने उन्हें जेब से निकालकर चुपचाप इस कटोरे में रख दिया था और कटोरा रचना को पेश कर दिया था। उन्हीं चॉकलेटों में एक मैंने भी खा ली थी और कई रचना ने खाई थी। उनकी वजह से हुई रचना की हालत तुम अब देख लो और मेरी हालत तो तुमने तब देखी ही थी जब मैं गाड़ी चला रहा था। हे भगवान! गौतम सान्याल दहशत भरे स्वर में बोला, यह आदमी तो वाकई पागल हो गया है। अरे, यह कौन सी फिल्म का स्क्रीन प्ले सुना रहे हो तुम मुझे? तभी जवाहर चौधरी और काली मजूमदार ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। क्या बात है गौतम? चौधरी ने पूछा। चिल्ला क्यों रहे हो? ये लोग, गौतम सान्याल भड़क कर बोला, मुझ पर कांता के कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। बधाई हो, काली मजूमदार व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। फिर वह आकर सुनील की बगल में बैठ गया। जवाहर चौधरी सामने गौतम सान्याल के पास बैठ गया। सुनील का हाथ काली मजूमदार की कोट की दाईं जेब के साथ छुआ। उसके नेत्र सिकुड़े। उसने कोट की जेब को बाहर से पकड़ लिया और उसके भीतर मौजूद चीज को टटोला। यह क्या कर रहे हो? काली मजूमदार उसकी पकड़ से अपना कोट छुड़ाता हुआ हड़बड़ाकर बोला। यह तुम्हारी जेब में क्या है? सुनील बोला। कुछ भी हो। काली मजूमदार आंखें निकालकर बोला। तुम्हें क्या? ये 2 चॉकलेट बार हैं। ये वे 2 चॉकलेट बार हैं जो तुमने अभी अभी इस कटोरे में से उठाई थी, लेकिन खाने के स्थान पर जेब में डाल ली थी। तो फिर क्या हुआ? यह क्या तुम्हारे बाप का माल है जो तुम ऐतराज कर रहे हो? इस कटोरे में? वह फौरन ठिठक गया। कटोरे पर उसकी तब पहली बार निगाह पड़ी थी। उसमें अभी भी 2 चॉकलेट बार मौजूद देखकर वह बौखलाया। चकरा गए ना? सुनील बोला। काली मजूमदार ने बेचैनी से पहलू बदला। अभी लाइटर दिखाई दिया या नहीं? लाइटर जो मेज पर पड़ा है तुम्हारा है ना? उसने उत्तर नहीं दिया। तुम समझ रहे थे कि यह लाइटर वीरवार की रात को तब कहीं गिर गया था जब तुम रजनी बाला की हत्या करने यहाँ आए थे। इसलिए आज तुमने यहाँ ऐसा माहौल पैदा किया था कि यहाँ कोई ना हो और तुम यहाँ आकर बड़े इत्मीनान से अपना लाइटर तलाश कर सको। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती से
यहाँ मैं मौजूद था। काली मजूमदार, यह लाइटर यहाँ घटना स्थल पर ही पड़ा मिला था और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह तुम्हारा है। यह लाइटर मेरा नहीं है, यह लाइटर इसी का है। एकाएक जवाहर चौधरी बोल पड़ा। मैंने 20 बार यह लाइटर इसके पास देखा है। वेरी गुड, सुनील संतुष्ट स्वर में बोला। अब यह जानकर कैसा लग रहा है तुम्हें कि इसी आदमी की वजह से तुम्हारी बीवी अपनी मौजूदा हालत में पहुंची है। इसी ने कांता से बची हुई नशीली चॉकलेट यहाँ लाकर रख दी थी, जिसे अनजाने में रचना खा गई थी। जवाहर चौधरी, 9 जुलाई की रात से ही यह आदमी तुम्हारे लिए मुसीबत का बायस बना हुआ है। ऐसे आदमी को तुम अपना दोस्त कह सकते हो? जवाहर चौधरी का चेहरा कानों तक लाल हो गया। वह उछलकर खड़ा हो गया। हरामजादे, वह मुट्ठियां भींचकर बोला। मेरी बीवी के साथ भी यह बदसलूकी? वह काली मजूमदार की तरफ झपटा, लेकिन प्रभुदयाल ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। काली मजूमदार उठ खड़ा हुआ और जवाहर चौधरी की पहुंच से परे सरक गया। तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते, वह चिल्लाकर बोला। इस नाशुक्रे आदमी के कहने से कुछ नहीं होता। साबित करके दिखाओ कि यह लाइटर मेरा है। साबित करके दिखाओ कि जो डबल डेकर चॉकलेट बार मेरी जेब में है उसमें नींद की दवा मिली हुई है। प्यारे लाल, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी भरपूर कोशिशों के बावजूद कांता मरी नहीं है। इस वक्त वह न सिर्फ जिंदा है बल्कि खतरे से बाहर भी है। वह हमें सब कुछ बता चुकी है। उसने कबूल किया है कि रजनी बाला तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी और खुद उसने तुम्हारी खातिर रजनी को गोली मारी थी। उसने कबूल किया है कि रजनी का खून उसके चाकू से हुआ था और वह चाकू कांता से हासिल करने की तुम्हें पूरी सहूलियत थी, क्योंकि कांता तुम्हारी रखेल है। काली मजूमदार, बैरिस्टर महंत के वह रहस्यपूर्ण क्लाइंट तुम हो जिसकी खातिर महंत इतनी लीपापोती कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि कांता के साथ तुम्हारा नाम न जुड़ पाए। उसकी कोशिश कामयाब भी रही, लेकिन अब वह कामयाबी किसी काम की नहीं। अकेली कांता का ही बयान तुम्हारा पुलंदा बांधने के लिए काफी है प्यारे लाल। इन बातों से तुम मेरे खिलाफ सिर्फ शक का माहौल पैदा कर सकते हो, वह पूर्वता चिल्लाता हुआ बोला। असलियत में तुम मुझे अपराधी नहीं साबित कर सकते। कांता यह कभी नहीं कह सकती कि आज उसके फ्लैट पर चॉकलेट लेकर मैं गया था, क्योंकि मैं गया नहीं था। तुम कभी यह साबित नहीं कर सकते कि रजनी की हत्या मैंने की है, क्योंकि हत्या की रात को मैं यहाँ से बहुत दूर विशालगढ़ में था। सुनील खामोश हो गया। उसने प्रभुदयाल की तरफ देखा। मिस्टर मजूमदार, प्रभुदयाल निर्णयात्मक स्वर में बोला, मैं इस वक्त दावे के साथ नहीं कह सकता कि आपने कोई अपराध किया है या नहीं, लेकिन फिर भी फिलहाल मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। मैं अपने वकील से मिलना चाहता हूं। कौन है आपका वकील? मंगलदास महंत? हाँ, मैं खुद उससे मिलना चाहता हूं। आपको अपने वकील से मिलने का पूरा मौका दिया जाएगा मिस्टर मजूमदार। मजूमदार खामोश हो गया। आधी रात का वक्त था। शंकर रोड उजाड़ पड़ी थी। प्रभुदयाल, सुनील, सब इंस्पेक्टर बंसल और 2 हवलदार एक जीप में सवार थे। एक हवलदार जीप चला रहा था। शंकर रोड पर महंत का विशाल बंगला तलाश करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। सुनील और प्रभुदयाल जीप से उतर गए। हवलदार जीप को आगे ले गए। वे बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुए। काली मजूमदार को हेडक्वार्टर में लॉकअप में बंद कर दिया गया था। तुरंत बाद वे लोग कमर्शियल स्ट्रीट में कांता के फ्लैट पर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्होंने ताला पाया था। कांता वहां मौजूद नहीं थी। कांता पता नहीं कहाँ थी। यहाँ आने से पहले तुमने अपने घर जाना क्यों जरूरी समझा था? बैरिस्टर महंत जैसे खलीफा से मिलने उसके घर जाने के लिए एक खास तरह की तैयारी जरूरी होती है। क्या खास तैयारी की है तुमने? कोई पिस्तौल तमंचा लेकर आए हो? नहीं, तोप। प्रभुदयाल ने घूर कर उसकी तरफ देखा। घंटी बजाओ, सुनील बोला। प्रभुदयाल ने कॉल बेल बजाई। दरवाजा उसकी अपेक्षा से बहुत जल्दी खुला। दरवाजे पर महंत प्रकट हुआ। वह एक निहायत खूबसूरत ड्रेसिंग गाउन पहने हुए था। उन्हें आया देखकर उसके नेत्र सिकुड़ गए।
लेकिन फौरन ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी और वह खनकते स्वर में बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप? खैरियत तो है? साथ में मैं भी हूँ, सुनील बोला। तुम क्यों नहीं होगे माय डियर बॉय? महंत विष भरे स्वर में बोला। ताश में जोकर की अहमियत भी कोई कम नहीं होती, बशर्ते कि समझा जाए। एग्जैक्टली। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के महकमे का कामकाज आजकल तुम ही संभाल रहे हो। मुझे खेद है, प्रभु दयाल बीच में बोला, कि आधी रात को मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जो काम मुझे आपसे है वह सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। वही काम सुनील को भी है मुझसे? महंत ने पूछा। नहीं, इसे मैं विटनेस के तौर पर अपने साथ लाया हूँ। इत्तेफाक से इतनी रात गई, मुझे और कोई विटनेस मिली नहीं थी। मेरा दुर्भाग्य। अगर आपको अपने दौलत खाने पर इसकी मौजूदगी से ऐतराज है तो मैं इसे वापस भेज सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे इसकी मौजूदगी से कोई ऐतराज नहीं। अगर मैं ऐसा कोई ऐतराज जाहिर करूंगा तो यह कहेगा कि मैं इससे डर गया हूँ, और फिर हो सकता है कल के अखबार में यह मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात छाप दे। हमारे अखबार में जो बात छपती है वह सीधी ही होती है, सुनील बोला। उल्टी नहीं, उल्टी बात छप जाने पर आप हमारा पुलंदा नहीं बांध देंगे? अगर, महंत मुस्कुराकर बोला, पुलंदा बांधने का वही मतलब होता है जो कि मैं समझ रहा हूँ, तो जरूर बांध दूंगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल करके शायद कुछ ना भी करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी छूट जाए। शुक्रिया, सुनील शुष्क स्वर में बोला। तशरीफ लाइए साहबान, महंत एक तरफ हटता हुआ बोला। वे भीतर दाखिल हुए। महंत उन्हें अपने ऑफिस नुमा कमरे में ले आया। कमरे में एक विशाल मेज लगी हुई थी। मेज के पीछे की दीवार की पूरी लंबाई चौड़ाई में कानून की किताबें ही दिखाई दे रही थी। तशरीफ रखिए, महंत बोला, और फिर वह भी मेज के पीछे लगी अपनी राज सिंहासन जैसी कुर्सी पर जा बैठा। सुनील और प्रभु दयाल अगल बगल बैठ गए। हमने आपकी नींद डिस्टर्ब की? प्रभु दयाल बोला। नहीं, महंत बोला, मैं अभी सोया नहीं था। बूढ़ा आदमी हूं ना, नींद कम आती है। ओह, आप कुछ पिएंगे? जी नहीं, शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि मैं आपका कम से कम वक्त लूं। महंत ने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली और बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप हर जगह विटनेस को साथ लेकर जाते हैं? हर जगह नहीं। आई सी, यानी कि यह मेहरबानी खास तौर से मुझ पर हुई है। प्रभु दयाल बड़ी सभ्यता से मुस्कुराया। बैरिस्टर साहब, सुनील बोला, मैं देख रहा हूँ आप बड़े संपन्न आदमी हैं, इतने शानदार बंगले में रहते हैं। वैसे पैसे की भी आपके पास कोई कमी नहीं। अभी आपने यह भी कहा था कि आपको नींद कम आती है। कम टू द पॉइंट माय डियर बॉय, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? मेरे रिटायर हो जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे क्या फायदा हो सकता है? सुनील उदास स्वर में बोला। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था। मेरे फायदे की चिंता तुम मत करो। अपना नफा नुकसान मैं बखूबी सोच सकता हूँ। ओके ओके, महंत प्रभु दयाल की तरफ घूमा। आज शाम आप? प्रभु दयाल बोला। कांता के फ्लैट पर गए थे? हाँ, महंत बोला। और वहां क्या नाटक खेला जा रहा था यह आपको अपने इस दोस्त से मालूम हो ही चुका होगा। इसने और इसके साथियों ने लड़की को नींद की गोलियां खिलाकर उसका दिमाग कमजोर कर दिया था, और ये पता नहीं क्या उल्टा सीधा कुबुलवा रहे थे उससे। हमने कुछ नहीं कुबुलवाया था उससे, सुनील बोला। उसने खुद अपनी मर्जी से हमें बताया था कि 9 जुलाई की रात को जो गोली रजनी को लगी थी वह उसने चलाई थी। वह कह रही थी कि वह सब उससे कहलवाया जा रहा था। महंत बीच में बोल पड़ा। एक नपी तुली स्कीम के अनुसार उसको ऐसे हालात में पहुंचाया गया था जिससे वह ऐसी ऊल जलूल बातें कहे। यहाँ आप लोग कांता की उस हालत में कई बातों को जैसी चाहे अहमियत दे सकते हैं, लेकिन उन बातों को दुनिया की कोई भी अदालत किसी के खिलाफ सबूत के तौर पर कबूल नहीं करती। लेकिन मुझे उन बातों पर विश्वास है, प्रभु दयाल बोला। मुझे विश्वास है कि 9 जुलाई की रात को जवाहर चौधरी के बंगले के पिछवाड़े में उसने रजनी बाला पर गोली चलाई थी। अपने इसी विश्वास की बिना पर मैंने कांता पर
इरादाए कत्ल का चार्ज लगवाया है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी इशू करवा लिया है। आपका चार्ज धरे का धरा रह जाएगा। आप 7 जन्म उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। देखेंगे। बहरहाल मौजूदा हालात यह है कि कानून की निगाहों में कांता का दर्जा एक फरार अपराधी जैसा है और एक फरार अपराधी को जो पनाह देता है वह भी अपराधी करार दिया जाता है। यह आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज शाम जब सुनील और उसके साथी कांता के फ्लैट से विदा हुए थे, उस वक्त पीछे आप कांता के साथ रह गए थे। कांता इस वक्त अपने फ्लैट पर नहीं है। वह वहां नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि मुझे मालूम है वह कहाँ है? नहीं, आपने उसको पनाह तो नहीं दी हुई। याद रखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह एक फरार अपराधी है और उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। प्रभु दयाल ने अपनी जेब से एक तय किया हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर महंत के सामने रख दिया। यह कांता की गिरफ्तारी का वारंट है जो मैं एक विटनेस के सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसे अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लीजिए। वेल डन, महंत प्रशंसात्मक स्वर में बोला। वेल डन इंस्पेक्टर, बहुत होशियारी दिखाई आपने, लेकिन आपकी यह होशियारी आपके किसी काम नहीं आने वाली। आप इस मामले में मुझे नहीं लपेट सकते क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस वक्त कांता कहाँ है। आप सच कह रहे हैं? मैं बैरिस्टर मंगल दास महंत। महंत शपथ देने के अंदाज से अपना दायां हाथ ऊंचा उठाकर बड़े नाटकीय स्वर में बोला। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सच है, एकदम सच है और सच के सिवाय कुछ नहीं है। थैंक यू। प्रभु दयाल उठता हुआ बोला। आपको वार्निंग देना मेरा फर्ज था। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जरा 1 मिनट बैठिए। प्रभु दयाल फिर बैठ गया। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से महंत की तरफ देखा। आप वाकई समझते हैं कि इस केस में मेरा कोई हाथ है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इस केस में आपका बड़ा गहरा हाथ है। 9 जुलाई की रात को कांता ने रजनी को गोली मारी थी और आपने अपने क्लाइंट काली मजूमदार की खातिर बड़ी चालाकी से उस घटना की ऐसी लीपापोती कर दी थी कि पार्टी के मेहमानों को यह पता न लग सका कि रजनी वहां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिर आपने घायल लड़की को काली मजूमदार की नेपियन हिल पर खाली पड़ी कोठी में पहुंचा दिया और जवाहर चौधरी और उसकी बीवी को पैसा देकर उसकी हिफाजत और निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लेकिन 10 दिन बाद रजनी की तबीयत काफी सुधर जाने के बाद भी जब आप लोगों ने देखा कि उसका मिजाज नहीं सुधरा था, यानी कि वह अभी भी कांता और काली मजूमदार का नाम गोली चलने की घटना में घसीटने को आमादा थी, तो आप लोग चिंतित हो उठे। काली मजूमदार के खिलाफ जो सबूत रजनी के पास थे वह उससे छिन चुके थे, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। क्या पता उसने कागजात की फोटोस्टेट बनवा ली हो। ऐसा नहीं भी था तो वह नहीं चाहता था कि उसके इनकम टैक्स वाले केस के मामले में रजनी अपनी जुबान खोले। वीरवार रात को रजनी को समझाने की नीयत से उसने उससे चुपचाप मिलने का फैसला किया। रजनी को उसके आगमन की पहले ही खबर थी, इसलिए वह आधी रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर मिलने को तैयार बैठी थी। आखिर वह हीरोइन बनना चाहती थी और हीरोइन उसे काली मजूमदार ने बनाना था, जो कि उसका डायरेक्टर भी बनने वाला था। इसलिए स्वाभाविक था कि उसने उन हालात में भी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाकर काली मजूमदार के सामने पेश किया। काली मजूमदार चुपचाप वहां पहुंचा। जरूरत पड़ने पर लड़की को डराने धमकाने की खातिर वह कांता के फ्लैट से उसका चाकू उठा लाया था। लेकिन जब रजनी ने अपनी जिद न छोड़ी और उल्टे उसे धमकाना शुरू कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कांता की छाती में चाकू घोंपकर उसका खून कर डाला। अगर ऐसा हुआ भी है तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी उस चाकू वाली शरारत में है जिसका शिकार आपने मुझे बनाया है। मतलब आपको मालूम था कि हत्या कांता के चाकू से हुई थी, लेकिन फिर भी आपने यह जाहिर करने की कोशिश की कि कांता के पास उसका चाकू सही सलामत मौजूद था। क्या ऐसा नहीं है? महंत साहब, लड़की ने यह भी कबूल किया है
कि जो चाकू उसने पुलिस को दिखाया था, बाद में वही चाकू आप उसके पास से ले गए थे और आपने मुझे पेश कर दिया था। नॉनसेंस। नशीली दवाएं खिला खिलाकर लड़की का दिमाग कमजोर करके ये साहब, उसने सुनील की तरफ संकेत किया, उससे पता नहीं क्या कुछ कहलवा चुके हैं, लेकिन हम यह बात निर्विवाद रूप से साबित कर चुके हैं। प्रभु दयाल बोला, जो चाकू आप मुझे देकर गए थे उसे मैंने छुआ तक नहीं था, फिर भी उस पर मेरी उंगलियों के निशान पाए गए। लेकिन जो चाकू मैंने कांता के किचन में देखा था उसे मैंने छुआ था। इससे कुछ साबित नहीं होता। मुझे क्या मालूम कि जो चाकू मैंने आपको दिया था उसे मेरे वहां से चले आने के बाद आपने छुआ था या नहीं, और कांता ने अगर आपके उसके फ्लैट से आने के बाद अपना चाकू नदी में फेंक दिया तो क्या यह मेरी गलती है? उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने वह चाकू आपको दिया था। साबित करके दिखाइए। आपकी वह उंगलियों के निशान वाली बात अदालत में नहीं चलने वाली। अदालत में बात चलाना मेरा काम नहीं, सरकारी वकील का काम है। मेरा काम तथ्य जुटाना है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ उन्हें कारामद तरीके से इस्तेमाल करना सरकारी वकील का काम है। लेकिन इस बार जिन्हें आप तथ्य कह रहे हैं वे तथ्य हैं ही नहीं, वे किसी जरूरत से ज्यादा परिपक्व मस्तिष्क की कल्पना की उपज है। आप कांता को भूल रहे हैं। जब वह हमारी पकड़ाई में आ जाएगी तो बड़ी करामाती बातें बताएगी। वह यही कहेगी किसी ने उससे उल्टी सीधी बातें कहलवाने के लिए उसे धोखे से चॉकलेट में नींद की दवा खिला दी थी। लगता है आप पहले ही उसे ऐसा कहने के लिए सिखा पड़ा चुके हैं। नॉनसेंस। मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है। जब कांता को पता लगेगा कि उसी आदमी ने उसको मार डालने की कोशिश की थी जिसकी खातिर वह इतने पखेड़े झेल रही थी, तो वह चुप नहीं रह सकेगी। आपका इशारा किसकी तरफ है? आप खूब जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। मेरा इशारा काली मजूमदार की तरफ है। वह जानता था कि उसकी सुरक्षा की जंजीर में सबसे कमजोर कड़ी कांता थी। वह इतना कुछ जानती थी कि वह कभी भी उसे फंसवा सकती थी। आज दिन में जब वह उसके फ्लैट पर पहुंचा तो कांता को चुपचाप खत्म कर देने का एक बड़ा अच्छा मौका उसे दिखाई दिया। वह वहां गौतम सान्याल के पास पहुंचा था। गौतम सान्याल का लाया डबल डेकर चॉकलेट बार का डिब्बा उसने बैठक की मेज पर पड़ा देखा। कांता उस वक्त फ्लैट में कहीं और थी, इसलिए उसने काली मजूमदार को नहीं देखा। काली मजूमदार चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। उसने वैसे ही कुछ चॉकलेटें खरीदी थी और उनमें सिरिंज की सहायता से नींद की दवा भर दी। फिर मौका लगने पर उसने चॉकलेटें मेज पर पड़े गौतम सान्याल के लाए चॉकलेट बार से बदल दी। कांता ने वह बार खाई तो उस पर बेहोशी हावी होने लगी। वह बेडरूम में जाकर लेट गई और ऐसी नींद सो गई जो कभी नहीं खुलने वाली थी। काली मजूमदार फिर फ्लैट में दाखिल हुआ। कैसे? अगर आप यह कहना चाहते हैं कि फ्लैट का ताला बंद हो सकता था तो यह कोई बड़ी बात नहीं। कांता काली मजूमदार की रखेल थी। काली मजूमदार के पास उस फ्लैट की चाबी होना कोई बड़ी बात नहीं। फ्लैट में जाकर काली मजूमदार ने नींद की गोलियों की एक आधी खाली शीशी कांता के सिराने रख दी और कुछ गोलियां इधर उधर बिखेर दी। चॉकलेट के डिब्बे में उसकी द्वारा डाली नींद की दवा वाली जो चॉकलेट बार बिना खाई रह गई थी वे उसने अपनी जेब में डाल ली। इत्तेफाक से अगर ब्लास्ट का एक अन्य रिपोर्टर अर्जुन वहां न पहुंच गया होता तो लड़की का निश्चिंत ही काम हो गया था। महंत ने जोर की जमाई ली और बोला, कहानी दिलचस्प है। चलिए कहानी ही सही। मैं आपको इस कहानी पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ नहीं आया। मेरे यहाँ आने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको यह बताना था कि कांता की गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं और आपसे यह पूछना था कि आप तो उसका अता पता नहीं जानते। मैं आपको अपना जवाब दे चुका हूँ। मुझे नहीं पता कांता कहाँ है। ओके। प्रभु दयाल फिर उठ खड़ा हुआ। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। सुनील भी उठा। दोनों ने महंत का अभिवादन किया। महंत उन्हें बाहर तक छोड़ गया। बंगले का दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों बंगले के फाटक के बाहर सड़क पर खड़े प्रतीक्षा करने लगे।
2-3 मिनट गुजर गए। फिर एकाएक बंगले के पिछवाड़े से किसी के चीखने की आवाज हुई। उसके साथ कई लोगों के एक साथ जोर जोर से बोलने की आवाजें आई। दोनों तुरंत फाटक धकेल कर भीतर दाखिल हो गए और इमारत की साइड में बनी राहदारी से होते हुए पिछवाड़े की ओर भागे। वहां पिछवाड़े के बरामदे में सब इंस्पेक्टर बंसल और दोनों हवलदारों से घिरी कांता खड़ी थी। उनके सामने महंत खड़ा था। साहब, बंसल प्रभु दयाल को देखते ही बोला, ये साहब इस लड़की को पिछवाड़े के रास्ते से बंगले से खिसकाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, प्रभु दयाल ने महंत को घूरा। महंत ने बेचैनी से पहलू बदला। वकील साहब, मैंने आपको एडवांस वार्निंग दी थी कि फरार अपराधी को पनाह देना अपराध होता है। मैंने किसी फरार अपराधी को पनाह नहीं दी। कांता फरार अपराधी है। इसके नाम गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। यह बात मैंने आपको खास तौर से बताई थी। मुझे आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैंने आपको गिरफ्तारी की वारंट तक दिखाया था। झूठ। मैंने आपको एक फिटनेस के सामने, प्रभु दयाल ने सुनील की तरफ संकेत किया, इस बारे में चेतावनी दी थी। गलत। यह आदमी कभी मेरे बंगले में दाखिल नहीं हुआ। यह आपका आदमी है। पता नहीं मेरे खिलाफ आपने इसे क्या पट्टी पढ़ाई है। आपकी शय पर यह मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकता है। प्रभु दयाल ने हैरानी से महंत की तरफ देखा। देखा? सुनील बोला। प्रभु दयाल कुछ क्षण कहर भरी निगाहों से महंत की तरफ देखता रहा। फिर एकाएक वह गला फाड़कर चिल्लाया, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी फेर कर रख दूंगा। तुम प्रभु, सुनील बीच में बोल पड़ा, यह बहुत होशियार बनता है। इसकी ऐसी तैसी फेरने का मौका मुझे दो। तुम क्या करोगे? मैं शट के साथ शट जैसा व्यवहार करूंगा। क्या करोगे? सुनील ने अपनी बाईं कलाई महंत के आगे फैलाती और बोला, यह देख रहे हो क्या है? घड़ी है। और क्या है? महंत बोला, इसके डायल पर तुम्हें सुइयां दिखाई दे रही हैं। शीशा दिखाई दे रहा है। महंत ने गौर से घड़ी देखी और सक पकाकर बोला, क्या है यह? माइक्रोफोन। क्या? यह उस टेप रिकॉर्डर का माइक्रोफोन है प्यारेलाल, जो मेरी जेब में रखा है। देखो। सुनील ने उसे घड़ी पर से अपनी आस्तीन के अंदर होती होती कोट की एक भीतरी जेब तक पहुंचती हुई एक तार दिखाई और फिर जेब से निकालकर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर दिखाया। अभी भीतर जो वार्तालाप हुआ था, सुनील बोला, उसका एक एक शब्द इस टेप रिकॉर्डर पर दर्ज हो चुका है। अभी जिस दिलेरी से तुम हर बात से मुकर रहे थे, यह टेप रिकॉर्डर तुम्हें उनसे नहीं मुकरने देगा। भीतर चलो, मैं तुम्हारी मधुर वाणी तुम्हें सुनवाता हूँ। महंत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। प्रभु दयाल ने प्रशंसात्मक निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुनील ने झुककर उसका अभिवादन किया। महंत के टूटते ही काली मजूमदार के भी कस बल निकल गए। अपनी खाल बचाने के लिए महंत ने खुद ही इतनी सारी बातें कबूल कर ली कि काली मजूमदार के लिए झूठ बोल पाना नामुमकिन हो गया। उसने कबूल किया कि वीरवार की रात को उसी ने क्रोध में अंधा हो रजनी बाला को चाकू मार दिया था। रजनी बाला की जिद पूरी करना उसके बस की बात नहीं थी और रजनी उसका पीछा छोड़ने को कतई तैयार नहीं थी। उसने रजनी को बहुत समझाया था, लेकिन वह तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुई थी। उसने रजनी को सिर्फ धमकाने के लिए चाकू निकाला था, लेकिन फिर एकाएक पता नहीं उसे क्या हो गया था कि उसने चाकू घोंप दिया था। अपने सिगरेट लाइटर के बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वह वहीं घटना स्थल पर ही कहीं गिरा था। बाद में सुनील के बताने पर ही उसे मालूम हुआ कि वह उसे ब्लास्ट के ऑफिस में सुनील के केबिन में भूल आया था। उसने कबूल किया कि वह कांता से भयभीत था और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने नींद की दवा खिलाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। उस संदर्भ में सुनील और प्रभु दयाल ने जो थ्योरी पेश की थी, वह एकदम सच साबित हुई थी। उसके पास अपनी जो यह सिक्के बंद एलिबाई थी कि हत्या की रात को वह राजनगर में था ही नहीं। उस रात वह विशालगढ़ में था, जहां कि उसने एक ट्रक और एक कार में हुआ एक एक्सीडेंट देखा था। वह भी टूट गई। प्रभु दयाल ने जब उससे एक्सीडेंट के बारे में बड़ी बारीकी से क्रॉस क्वेश्चन किया तो वह गड़बड़ा गया और उल्टे सीधे जवाब देने लगा।
बहुत जल्द ही यह बात खुल गई कि काली मजूमदार ने वह एक्सीडेंट देखा नहीं था। वास्तव में उस एक्सीडेंट के बारे में उसने अखबार में पढ़ा था। एक्सीडेंट क्योंकि लगभग रजनी की हत्या के ही समय, लेकिन राजनगर से सैकड़ों मील दूर हुआ था। इसलिए काली मजूमदार ने सोचा कि अगर वह यह स्थापित करते कि उसने वह एक्सीडेंट देखा था, तो उस पर हत्या का शक नहीं किया जा सकता था। वह सुबह सवेरे ही प्लेन पर रवाना होकर शुक्रवार 9 बजे तक विशालगढ़ पहुंच गया था। महाराजा होटल में उसका स्थायी रूप से एक कमरा बुक रहता था। वह चुपचाप वहां पहुंच गया था। उसने यह जाहिर किया था कि वह पिछली रात से ही वहां था, और फिर उसने बड़े स्वाभाविक ढंग से यह बात फैलानी आरंभ कर दी थी कि पिछली रात उसने होटल के समीप एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट देखा था। लेकिन वह घटनास्थल पर रुका नहीं था। बात उड़ती उड़ती कार वाले के वकील के पास तक पहुंची। वह फौरन काली मजूमदार से मिलने पहुंच गया। काली मजूमदार मशहूर हस्ती थी, इसलिए उसकी बात पर किसी ने शक नहीं किया। कार वाले के वकील ने जब यह देखा कि वह एक्सीडेंट में ट्रक वाले की गलती बता रहा था, तो उसने उसका बयान पुलिस को भी रिकॉर्ड करवा दिया और काली मजूमदार को गवाह के तौर पर अदालत में पेश होने के लिए भी मना लिया। दरअसल काली मजूमदार की वह एलिबाई टूटते ही वह बुरी तरह घबरा गया था, और फिर थोड़ा सा ही दबाव पड़ने पर उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। एक बार उसके फंसने का सामान होने की देर थी कि फिर उसकी हिमायती भी उसके खिलाफ हो गए। उसकी वजह से रचना की जान जाते जाते बची थी। इसलिए खुद चौधरी ने ही यह बयान दिया कि एक बार काली मजूमदार के यार्ड पर हुई ऐसी पार्टी में शामिल हुआ था जिसमें कांता और रजनी भी आई थी, और पार्टी में खुद उसने वह तस्वीर खींची थी जिसकी एक प्रति बाद में रजनी ने अपनी मां को भेजी थी। कांता उस रात गिरफ्तार तो हुई थी, लेकिन महंत ने अगले दिन उसे जमानत पर छुड़वा लिया और अपनी भी एंटीसिपेटरी बेल करवा ली। फिर उसी रोज महंत ने कांता से शादी कर ली। इस बात ने दोनों की रक्षा की, क्योंकि कानूनी तौर पर पति पत्नी को एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से मजबूर नहीं किया जा सकता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा बयान लिए जाने पर कांता उन तमाम बातों से साफ मुकर गई जो उसने सुनील को बताई थी। वह यह तक न मानकर दी कि रजनी को गोली उसकी वजह से लगी थी। उसका झूठ केवल महंत के बयान से साबित किया जा सकता था, लेकिन अब महंत उसका पति था और उसे अपनी पत्नी के खिलाफ बयान देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने बहुत जोर लगाया, लेकिन कांता के खिलाफ कुछ साबित न किया जा सका। चाकू वाले मामले में भी महंत को इसलिए नहीं फांसा जा सका क्योंकि उसके लिए कांता के बयान की जरूरत थी। महंत थोड़ा बहुत फंसा तो केवल सुनील की टेप रिकॉर्डर वाली शरारत की वजह से, लेकिन उस बात से प्रभु दयाल ने उसे इस शर्त पर बरी कर दिया था कि वह काली मजूमदार को सजा दिलवाने में पुलिस की मदद करे। सुनील को इस बात का हमेशा अफसोस रहा कि महंत का पुलंदा न बन सका। दमयंती देवी राजनगर में ही अपनी इकलौती बेटी का अंतिम संस्कार करके बहुत ही दारुण दशा में इकबालपुर लौट गई। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।